फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। स्टोरी सुनने से पहले स्टोरी को शेयर करना ना भूले। ऐप शुरू करते हैं डुअल कल्टिवेशन विद कल्टिवेशन सिस्टम एपिसोड 101-115। जैसे ही उन्होंने मंच पर कदम रखा, उन्हें अपने पैरों के नीचे ऊर्जा का स्पंदन महसूस हुआ। कुर्सी पर प्रतीक अधिक चमकदार हो गए और अचानक वे एक चकाचौंध रोशनी में आच्छादित हो गए। जब रोशनी कम हो गई तो उन्होंने खुद को एक विशाल खुले मैदान में खड़ा पाया। आकाश नीले रंग की शानदार छटा थी और उनके पैरों के नीचे की घास हरी भरी थी। दूरी में वे अन्य कृषकों के एक समूह को देख सकते थे जिन्हें भी वहां टेलीपोर्ट किया गया था। ऐसा लगता है कि ये दूसरे दौर के लिए साइट है, शीयू ने क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए कहा। आइए देखें कि कौन सी चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही हैं। अचानक उन सभी के सामने एक आकृति प्रकट हुई जिसने पहले देखे गए वस्त्रों की तुलना में एक अलग तरह का वस्त्र पहना हुआ था, और इस बार वह एक खूबसूरत महिला थी जिसके चेहरे पर तटस्थ भाव थे। मेरा नाम फैंग मेई है और मैं यांगियन संप्रदाय का एक प्रमुख शिष्य हूं और दूसरे का पर्यवेक्षक बनूंगा। मैं अब आपको नियम समझाऊंगा, फैंग मेई ने कहा जैसे ही एक लकड़ी का टोकन की ओर उड़ गया। उनके खेती के स्तर की जांच करने के प्रभारी बुजुर्गों से पहला राउंड पास करने के बाद प्राप्त टोकन उड़ गया और यह उनके पास मौजूद दूसरे टोकन में पूरी तरह से विलीन हो गया। यह अब एक निगरानी टोकन में बदल गया है जो आपके द्वारा मारे गए बीट्स की संख्या को रिकॉर्ड करेगा और संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको मारने के लिए आवश्यक जानवरों की निश्चित संख्या को भी प्रदर्शित करेगा। याद रखें कि संख्या व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, जैसे कि यदि कोई जो व्यक्ति दोहरी खेती करने जा रहा है और अपने साथी को लाने जा रहा है, उन्हें प्रत्येक साथी के लिए अतिरिक्त जानवर को मारना होगा, और जो किसान दोहरी खेती नहीं करना चाहते हैं उन्हें इसके कारण एक औसत कृषक की तुलना में अधिक जानवरों को मारना होगा। मुख्य रूप से एक दोहरी खेती संप्रदाय होने के नाते फैंग मेई ने धैर्यपूर्वक समझाया और उसकी नज़र भीड़ पर पड़ी। याद रखें कि आपको किसी भी साथी को मारने की अनुमति नहीं है और हमारे बुजुर्ग जो छिपे हुए हैं वे मेरे साथ लगातार आपकी निगरानी करेंगे, और यदि आप किसी जानवर के जबड़े में मरने के कगार पर हैं तो हम आपको बचाएंगे। याद रखें, भले ही आप हों एक प्रतिष्ठित परिवार में, अगर आपने किसी साथी कृषक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आपको माफ़ नहीं किया जाएगा और संप्रदाय से तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वांग मिंग वास्तव में आसपास छिपे हुए कुछ बुजुर्गों को महसूस कर सकते थे जो शायद प्रतिभागियों को एक दूसरे के साथ संघर्ष करने या एक दूसरे को मारने से रोकने के लिए वांग मिंग की समझ से बच नहीं सकते थे। ठीक है, अब समय आ गया है कि आप सभी गंभीर हो जाएं और इस दौर को पार करने के लिए आवश्यक संख्या में राक्षसों का शिकार करना शुरू करें, फैंग मेई ने उनकी आंखों से ओझल होने से पहले घोषणा की। बिना कोई समय बर्बाद किए समूह के बाकी सदस्य अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े और उत्सुकता से उन जानवरों की तलाश करने लगे जिन्हें उन्हें हराकर राउंड पास करना था। पीछे रह गए वांग मिंग, बाइलिंगजी और शी यू, जो बिना किसी अधीरता या घबराहट के वहां खड़े थे। वांग मिंग ने टोकन पर दी गई जानकारी को देखा और गणना की कि उसे प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कम से कम 11 फाउंडेशन जानवरों को मारने की जरूरत है, और शी यू और बाइलिंगजी को जोड़ने पर कुल संख्या 31 फाउंडेशन दायरे के जानवरों में बदल जाती है जिसे वह आसानी से पूरा कर सकता है। अरे वांग मिंग, चलो भी जल्दी चलते हैं, मैं धैर्य खो रहा हूँ, मैं अपना नया कौशल आजमाना चाहता हूँ, बाइलिंगशी ने वांग मिंग से आग्रह किया, जिसका उन्होंने पालन किया और वे जंगल में गहरे चलने लगे। कोर में एक विशाल वानर था फॉर्मेशन स्टेज जिसने उनका रास्ता रोका। उसकी गर्दन को बैंगनी रंग की तलवार से बड़ी सफाई से काट दिया गया जो शीयू की शारीरिक क्षमता का परिणाम था। इस बीच फैंग मेई ने दूर से 3 कल्टीवेटरों के एक समूह को देखा। उसकी अभिव्यक्ति खराब हो गई क्योंकि उसने शिकार में शामिल होने के बजाय तीनों को चुपचाप बातें करते देखा। उसकी सामान्य रूप से सुंदर विशेषताएं उसकी भौहों में बदल गईं क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि वे समय क्यों बर्बाद कर रहे थे। वे कौन हैं? क्या वे दूसरों से पिछड़ने से डरते नहीं हैं या वे परीक्षा को कम आंक रहे हैं? फैंग मेई ने अपने मन में सोचा जब उसने बाइलिंगजी, वांग मिंग और शी यू को आपस में बातें करते देखा। फैंग मेई उन्हें घूरती रही और आखिरकार देखा कि वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब उसने कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में एक बड़े वानर को उनकी ओर आते देखा तो उसने सोचा कि वे मर जाएंगे और उन्हें बचाने के लिए कार्रवाई करने ही वाली थी, लेकिन उनमें से एक से बैंगनी रंग की तलवार उड़ गई। वह महिला का शरीर जिसने एक ही वार में वानर का सिर बड़ी सफाई से काट डाला और उसे आश्चर्यचकित कर दिया। वह क्या बकवास था, फैंग मेई ने मन ही मन कहा। ये देखकर दंग रह गए कि जिस आसानी से शक्तिशाली कोर फॉर्मेशन जानवर को रहस्यमयी बैंगनी तलवार से हरा दिया गया था, जो महिलाओं में से एक के शरीर में वापस गायब हो गई थी। जैसे जैसे वांग मिंग, शी यू और बाइलिंगशी का समूह जंगल में गहराई तक आगे बढ़ता गया, फैंग मेई को अचानक उत्सुकता महसूस हुई। ये दिलचस्प है, उसने मन ही मन सोचा। मुझे कुछ देर तक उनका निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि वे क्या करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही वह चुपचाप पीछे से समूह के पीछे चली गई, उनकी क्षमताओं और तकनीकों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी, बिना ये जाने कि वह पहले से ही वांग मिंग के रडार के भीतर थी।
जब फैंग मेई उनके पीछे चल रहे थे, वांग मिंग और उनमें से बाकी लोगों ने अपने कदम रोक दिए जब वांग मिंग को पास में कोर फॉर्मेशन वानरों की एक भीड़ का एहसास हुआ, जैसा कि शी यू ने कुछ क्षण पहले मारा था। हे, ऐसा लगता है कि आप जल्द ही अपनी नई तकनीक को आजमा सकेंगे, लिंगशी, वांग मिंग ने बाय लिंगशी से कहा, जिन्होंने उसे आशा और उत्साह के साथ देखा जब उसने अपने साथ की 2 महिलाओं को अपने पीछे चलने का इशारा किया, जो उन्होंने किया भी बिना किसी हिचकिचाहट के। कुछ समय बाद समूह एक बड़े घास के मैदान के सामने पहुंचा। उन्होंने हजारों कोर फॉर्मेशन जानवरों को देखा, जो कुछ क्षण पहले मारे गए वानर शी यू के समान थे, जिनकी संख्या हजारों में थी। बाय लिंगशी और वांग मिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके शरीर में उत्तेजना दौड़ गई, जबकि शी यू ने बस अपना सिर हिलाया। वह पहले से ही समझ गई थी कि वांग मिंग एक युद्ध पागल था और बाय लिंगजी बस अपने नए कौशल को आजमाने के लिए उत्साहित थी जो उसे वांग मिंग से मिली थी। इस बीच फैंग मेई, जो दूर से उनका पीछा कर रहा था, आगे आने वाले खतरे के पैमाने को देखकर भयभीत हो गया। उसे अंदाजा था कि समूह कुशल था, लेकिन उसने सोचा कि उनके लिए भी ऐसी चुनौती से पार पाना असंभव था, क्योंकि उसने देखा था कि संख्या में कम होने के कारण कुछ पशुपालक गिर गए थे। वह एक पल के लिए रुकी और सोच रही थी कि क्या उसे हस्तक्षेप करना चाहिए या उन्हें खुद ही चुनौती का सामना करने देना चाहिए। मुझे मत बताओ कि वे उन जानवरों का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान के लिए, वे सभी कोर फॉर्मेशन रियलम बीस्ट्स के फैंग में ही हैं। जब उन्होंने उनके इरादों का अनुमान लगाया तो उन्होंने लार का एक कॉर निगल लिया। बाय लिंगशी ने ब्रिलियंट बो को बाहर निकाला और आगे बढ़ते हुए उसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया। फैंग मेई की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने महसूस किया कि हथियार से आभा निकल रही है। कितनी शक्तिशाली आभा है! वह हथियार किस ग्रेड और रैंक का है? मैंने कभी किसी हथियार से ऐसी शक्ति महसूस नहीं की है। जब फैंग मेई ने आभा देखी तो अंदर से चिल्ला उठी। एरो क्रिएशन। बाय लिंगशी अपनी सांसों के बीच बुदबुदाती रही जब प्रकाश से बना एक नीले रंग का तीर धनुष की प्रत्यंचा पर चमकता हुआ दिखाई दिया। 1000 तीर छापे, बाय लिंगशी ने चुपचाप कहा और अपने धनुष से तीर को आकाश की ओर छोड़ा। बेखबर वानरों ने कुछ फल खाते समय आकाश की ओर दौड़ती हुई नीली रोशनी की सुंदर किरण को देखा। जैसे ही तीर अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गया जिस पर वह चढ़ सकता था, एक ही तीर हजारों नीले तीरों में बदल गया, जो अकल्पनीय गति से जमीन की ओर उतर रहे थे। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वे किस खतरे में हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रकाश से बने हजारों नीले रंग के तीर उनके ऊपर आ गिरे। बूम बूम बूम। जैसे ही हजारों तीर जमीन से टकराए, एक बड़े विस्फोट की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, जिससे हवा में शॉकवेव्स फैल गईं और उनके चारों ओर विस्फोट होने लगे। हवा में वानरों के दर्द और डर की चीखें गूंज उठीं और जहां तीर लगे वहां अनगिनत छोटे छोटे गड्ढे बन गए। जब धूल जम गई तो वानरों के केवल आध्यात्मिक केंद्र ही जमीन पर बिखरे रह गए, जो बाय लिंगशी के विनाशकारी हमले के परिणाम का प्रतीक था। समूह ने विस्मय के साथ विनाश का सर्वेक्षण किया। उनके दिल अभी भी युद्ध की तीव्रता से धड़कने लगे। क्या बकवास है! फैंग मिंग, जो किनारे से सब कुछ देख रही थी, शापित हो गई और उसका मुंह सदमे से खुला रह गया। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच बाय लिंगशी द्वारा कोर फॉर्मेशन रियलम वानरों के हिंसक वध से पहले कमरे में बुजुर्ग आपस में जीवंत चर्चा में लगे हुए थे और आगामी घटनाओं पर अटकलें लगा रहे थे। कुछ नेता अनुमोदनपूर्वक मुस्कुराए, जबकि अन्य अलग या उदासीन रहे। आह देखो, वे अंततः आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं, प्रमुख बुजुर्गों में से एक ने वान के प्रदर्शन की ओर इशारा करते हुए टिप्पणी की। जल्द ही बुजुर्गों ने बड़ी दिलचस्पी से देखा कि वांग मिंग, बाय लिंगशी और शी यू ने एक दुर्जेय कोर फॉर्मेशन जानवर का सामना किया। फैंग मेई के विपरीत, वे जीव की ताकत से शांत और अप्रभावित रहे, जो उनकी उच्च स्तर की साधना को दर्शाता है। बड़ों की जिज्ञासा तब और बढ़ गई जब उन्होंने शी यू को अपने उल्लेखनीय शारीरिक कौशल से जानवरों को आसानी से मारते हुए देखा। उसका हथियार इंद्रधनुषी बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। माफ करें, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह बैंगनी तलवार क्या थी? मैंने पहले कभी इसके जैसी कोई चीज नहीं देखी है, एक बुजुर्ग ने स्पष्ट रूप से उत्सुकता से पूछा। यह एक शारीरिक विशेष क्षमता प्रतीत होती है, संप्रदाय नेता ने शांत स्वर में बोलते हुए समझाया, ताकि सामने आने वाली घटनाओं में बाधा न पड़े। हमले की विशाल शक्ति को देखते हुए मेरा अनुमान है कि यह अत्यंत उच्च श्रेणी का होगा। मार्शल कौशल के प्रदर्शन से बुजुर्ग काफी प्रभावित हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि संप्रदाय में शामिल होकर वे टूर्नामेंट में जीत सुनिश्चित करने में मदद कर सकेंगे। देखो, वे गहरे जंगल में जा रहे हैं, एक अन्य बुजुर्ग ने टिप्पणी की, जब स्क्रीन पर समूह खतरनाक इलाके में अपना रास्ता बना रहा था। अचानक एक बुजुर्ग ने देखा कि एक परिचित व्यक्ति चुपचाप उनका पीछा कर रहा है। एक मिनट रुकिए, क्या वह शिष्य फैंग मेई नहीं है? वह आश्चर्य से बोली। वह एक जासूस की तरह उनका पीछा क्यों कर रही है? एक महिला बुजुर्ग ने पूछताछ की, जो घटनाक्रम से उतनी ही हैरान थी। वह बस उनके बारे में उत्सुक है, जैसा कि मुझे यकीन है कि हम सभी हैं, सर्वोच्च बुजुर्ग ने सामने आ रहे नाटक से प्रसन्न होकर टिप्पणी की।
संप्रदाय के नेता ने बुद्धिमानी से कहा, यह सबसे फायदेमंद होगा यदि वांग मिंग उसे प्रभावित कर सके और उसका दोहरी खेती भागीदार बन सके। हालांकि वह एक दोहरी कल्टीवेटर है, फिर भी उसे अभी तक किसी पुरुष के साथ घनिष्ठता का अनुभव नहीं हुआ है। यदि वह इतनी प्रतिभाशाली नहीं होती तो मैं उसे हमारे संप्रदाय में रहने की अनुमति नहीं देता। जैसे ही स्क्रीन पर समूह जंगल में गहराई तक चला गया, बुजुर्गों ने बढ़ती चिंता के साथ देखा जब वे कोर फॉर्मेशन वानरों से भरे क्षेत्र के पास पहुंचे, जिनकी दुर्जय ताकत खतरे की स्पष्ट आभा बिखेर रही थी। वे उस क्षेत्र की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? क्या वे इससे निकलने वाली अशुभ ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते? एक बुजुर्ग चिल्लाया, उसकी आवाज़ डर से कांप रही थी। वे संभवतः लोगों को मारने के इरादे से ऐसा कर रहे हैं, सर्वोच्च बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अगर वे वास्तव में ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं तो हमें उन्हें हमारे संप्रदाय से असंबद्ध रहने की अनुमति बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, भले ही अस्थायी रूप से टूर्नामेंट खत्म होने तक। ऐसा करना एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, संप्रदाय नेता ने गंभीर रूप से घोषणा की, जिससे उसके साथी बुजुर्गों ने सहमति का संकेत दिया। जल्द ही उनकी नज़र बाय लिंगशी के हाथों में धनुष पर पड़ी। उत्कृष्ट शिल्प कौशल का धनुष, इसकी सुनहरी सतह प्रकाश में झिलमिलाती है। लंबी आकृति सुंदर ढंग से मुड़ी हुई है, जिसके दोनों ओर पापी अंक फैले हुए हैं, जो नुकीले सिरों की ओर पतला हो रहा है। धनुष को स्पष्ट रूप से शिल्पकार द्वारा सटीकता और शक्ति को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके तने हुए तार घातक सटीकता के साथ तीर चलाने के लिए तैयार थे। वहां कोई तीर या तरकश दिखाई नहीं दे रहे थे, जिससे धनुष अपनी पूरी महिमा के साथ अकेला खड़ा रह गया। नेता, बुजुर्ग ने हकलाते हुए कहा, मैं हथियार की आभा को कैसे महसूस कर सकता हूं, भले ही मैं वहां नहीं हूं। केवल उच्च श्रेणी के हथियार ही मजबूत आभा उत्सर्जित करते हैं जिन्हें दूर से महसूस किया जा सकता है, एक अन्य बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। यह एक स्वर्ग रैंक हथियार है। संप्रदाय के नेता भी अब शांत नहीं रह सके। संप्रदाय के नेता ने स्क्रीन पर बायलिंगजी के हाथ में धनुष को ध्यान से देखते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में केवल एक स्वर्ग रैंक हथियार देखा है और यह शाही परिवार के कब्जे में था। उसे इतना मूल्यवान हथियार कैसे मिला? वे वास्तव में कौन हैं? डर से कांपते हुए दूसरे बुजुर्ग ने पूछा। हथियार के ग्रेड के बारे में क्या? एक और बुजुर्ग ने हड़बड़ी में आवाज लगाई। आभा इंगित करती है कि यह एक शीर्ष श्रेणी का हथियार है। मैंने शाही परिवार के साथ जो हथियार देखा वह केवल उच्च श्रेणी का था, लेकिन इस धनुष से निकलने वाली आभा बहुत मजबूत है। मैं इसे चरम श्रेणी का मानता हूँ, सर्वोच्च बुजुर्ग ने कहा, जिससे कमरा खामोश हो गया। शायद उसके पास भी स्वर्ग स्तरीय तकनीक है, एक और बुजुर्ग ने थोड़ा हकलाते हुए सुझाव दिया। लेकिन बाकी लोगों ने ऐसी बात मानने से इनकार कर दिया। वह कैसे संभव है? एक बुजुर्ग ने घबराते हुए कहा, उसे अपनी ही बातों पर संदेह हो रहा था। सर्वोच्च श्रेणी के स्वर्ग रैंक हथियार को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भाग्य की आवश्यकता होती है। उसके पास स्वर्ग श्रेणी की तकनीक भी कैसे हो सकती है? एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, उन्होंने देखा कि बायलिंगशी ने अपना धनुष खींचा और उसकी प्रत्यंचा पर एक हल्का नीला तीर बन गया। उसने बाण छोड़ा, जो आकाश की ओर उड़ गया और हजारों बाणों में विस्फोटित हो गया, जिससे संपूर्ण विनाश हो गया। क्या? सर्वोच्च बुजुर्ग और संप्रदाय नेता सहित सभी बुजुर्ग बायलिंगजी द्वारा किए गए विनाश पर सदमे में खड़े हो गए। स्वर्ग के नाम पर क्या? स्क्रीन पर अगले दृश्य में जब उन्होंने वांग मिंग की तकनीक देखी तो वे जोर जोर से शाप देने लगे। वांग मिंग को लौटें। ओह, वहां और भी वानर हैं। वांग मिंग मुस्कुराया जब उसने और अधिक वानरों को उस ओर आते देखा जो कोर गठन क्षेत्र के चरम पर था, और यहां तक कि उनमें से कुछ गोल्डन कोर दायरे के पहले चरण में थे। ओई लिंगशी, अब मेरी बारी है, वांग मिंग ने कहा जब उसने देखा कि बायलिंगशी एक बार फिर अपनी तकनीक जारी करने वाली थी। ठीक है। बायलिंगशी ने अपना धनुष और भौतिक तीर वापस लेते हुए हंसी उड़ाई, जबकि फैंग मेई जो पास में थी, डर से कांप रही थी, लेकिन फिर भी जिज्ञासा के कारण उसके कार्यों को देखती रही। डर के बावजूद उसने पहले से ही उनके आत्मविश्वास को देखकर उन पर भरोसा करना शुरू कर दिया था और यह भी देखना चाहता था कि प्रदर्शन और तकनीकों के लिए एकमात्र व्यक्ति बचा हुआ है। स्टेटस। वांग मिंग ने अपना स्टेटस खोला। उपयोगकर्ता जानकारी। नाम वांग मिंग। आयु 18। साधना स्वर्ण कोर क्षेत्र का 8वां चरण। दोहरी खेती अंक 0। रक्तरेखा कोई नहीं। जाति मानव। पेशा दुष्ट कल्टीवेटर 2 स्टार अल्केमिस्ट। काया आदिम काया का विलय करने वाला शरीर दिव्य ग्रेड। विलयित शरीर शुद्ध यांग शरीर दिव्य पद स्वर्गीय तलवार शरीर दिव्य पद। शारीरिक कौशल यांग आभा परमानंद के हाथ और मुंह यांग इरेक्शन एनटीआर आभा तलवार समझ चरण तलवार का इरादा। तकनीक स्वर्गीय तलवार कला पहला रूप टिमटिमाती हुई स्ट्राइक प्राचीन रैंक आत्मा की आंखें स्वर्ग रैंक स्वर्गीय तलवार कला दूसरा रूप विश्व स्लाइसिंग स्ट्राइक प्राचीन रैंक कीमिया भगवान की गोली निर्माण कला दर्जन गोली निर्माण विधि कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट मल्टी कॉल्ड्रॉन कंट्रोल कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट माइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी।
वांग मिंग अपनी तलवार लेकर आए, जिस पर फूलों के पैटर्न थे। अपनी तकनीक का उपयोग करने से पहले आवश्यक मुद्रा में आ गए। स्वर्गीय तलवार कला दूसरा रूप, विश्व स्लाइसिंग स्ट्राइक। वांग मिंग ने अपनी तकनीक को उजागर करते हुए अपनी सांसों में बुदबुदाया। जैसे ही वानरों की भीड़ लगातार उन पर हमला कर रही थी, उनके सामूहिक क्रोध और क्रोध ने अपने सदस्यों के नुकसान के लिए उनके फैसले को धूमिल कर दिया था। उसने अपनी तलवार ऊंची उठाई और ब्लेड से एक विशाल सुनहरा चाप उड़ गया। एक गगनभेदी बम के साथ शक्तिशाली तलवार की चाप आने वाले राक्षसों से टकरा गई, जिससे एक विशाल विस्फोट हुआ जो पूरे जंगल में गूंज उठा। बाय लिंगशी के 1000 एरो रेट के विपरीत, जिसमें दुश्मनों को खत्म करने के लिए समय और सटीकता की आवश्यकता होती है, गोल्डन आग ने विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तुरंत नष्ट कर दिया, जिसमें क्रोधित जानवरों के कोर भी शामिल थे। विस्फोट इतना तीव्र था कि प्रभाव के स्रोत से आग की लपटें उठीं, जो तेजी से आसपास के पेड़ों और वनस्पतियों तक फैल गईं। जब आग की लपटें अंततः शांत हो गईं, तो उस हरे भरे मैदान के स्थान पर एक विशाल गड्ढा रह गया, जो योद्धा की तलवार के प्रहार से उत्पन्न हुई जबरदस्त शक्ति का प्रमाण था। ठीक है लड़कियों, चलो, मैंने परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक संख्या में बीट्स मार ली हैं, वांग मिंग ने कहा, और दोनों लड़कियां उसके पीछे पीछे उस स्थान पर आ गईं जहां परिणाम घोषित किए जाएंगे। फैंग मेई ने मन ही मन सोचा, शायद मैं उस पर एक संभावित साथी के रूप में विचार कर सकती हूँ, क्योंकि उसने पहले कभी किसी साथी के बारे में विचार नहीं किया था और उसे यकीन था कि संप्रदाय का नेता उसके साथ अपना धैर्य खो रहा था। और इसके अलावा वांग मिंग बेहद मजबूत था और शायद वह अपने जीवन में अब तक देखा गया सबसे सुंदर आदमी था, यहाँ तक कि मुख्य शिष्य जो उससे प्रेम करते थे और संप्रदाय के नेता भी ताकत और रूप के मामले में उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। उसे यहाँ तक कि संदेह होने लगा था कि संप्रदाय का नेता और सर्वोच्च बुजुर्ग ऐसा करने में सक्षम थे या नहीं, ऐसा कारनामा जिसे देखने में वांग मिंग ने आसानी से कर दिखाया। जब फैंग मेई अपने विचारों की दुनिया में थी, एक हल्की हवा उसके चेहरे से गुजरी और कई आकृतियां पिछले हरे भरे क्षेत्र के सामने आ गिरीं। फैंग मेई तुरंत अपनी स्तब्धता से बाहर आई और जब उसने अपने सामने आकृतियों को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एच हो एस संप्रदाय एल नेता एस सर्वोच्च बुजुर्ग। जियांग होंग और लेई पिंग के अचानक आगमन पर फैंग मेई की सांसें अटक गईं, उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। शिष्य फैंग मेई, जियांग होंग ने आदेशात्मक स्वर में कहा, उसकी निगाहें उस पर टिकी थीं। आपको इस उदाहरण को छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के लिए यहाँ जो कुछ भी आपने देखा है उसे भूल जाना चाहिए। फैंग मेई का मुंह सूख गया क्योंकि उसने समझ में अपना सिर हिलाया। वह संप्रदाय के नेता के आदेशों पर सवाल उठाना बेहतर जानती थी। बिना कोई समय बर्बाद किए वह भूमि और संप्रदाय के नेता और बड़ों की नज़रों से दूर भाग गई। उसका दिल अभी भी डर और चिंता से धड़क रहा था। स्वर्ग, उसने पूरी जगह को नष्ट कर दिया, एक नेता ने सदमे में कहा। भले ही उसने इसे स्क्रीन के माध्यम से पहले ही देख लिया था, लेकिन इसे लाइव देखना बिल्कुल अलग बात थी। धुएं और राख की गंध अभी भी हवा में बनी हुई थी और खून की गंध अभी भी मौजूद थी। संप्रदाय नेता और सर्वोच्च बुजुर्ग, क्या आप अभी भी आश्वस्त हैं कि उसे अपने संप्रदाय में आने देना हमारे लिए बुद्धिमानी है? क्या होगा अगर संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक ने कहना शुरू किया, लेकिन संप्रदाय नेता ने उसकी आवाज़ रोक दी। ये ठीक है, यदि उनके वास्तव में कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे थे तो उन्होंने अपनी खेती को नहीं छिपाया होता। इसके अलावा उन्होंने अपनी तकनीकों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया होता। यदि वे वास्तव में हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो क्या उनके लिए उन्हें छिपाना आसान नहीं होगा? शक्तियां जब तक वे हमारे संप्रदाय में प्रवेश नहीं करती और हमें भीतर से नुकसान नहीं पहुंचाती। संप्रदाय नेता ने शांति से तर्क किया। संप्रदाय के बुजुर्ग अवाक रह गए, उनके शब्दों का खंडन करने में असमर्थ रहे, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वह वास्तव में समझ में आया था। ठीक है, आइए पहले इसे ठीक कर लें, सर्वोच्च बुजुर्ग ने हाथ हिलाते हुए और एक टोकन देते हुए कहा। वांग मिंग द्वारा किए गए सभी पिछले विनाश को उसके पूर्व स्वरूप में बहाल कर दिया गया था और मारे गए वानरों को पुनर्जीवित किया गया था। संप्रदाय नेता ने कहा, चलो वापस चलते हैं। दौर खत्म होने का लगभग समय हो गया है और वे सभी अपनी पिछली स्थिति में लौट आए। वापस उस स्थान पर जहां टेलीपोर्टेशन एरे स्थित था, वांग मिंग, शी और बाय लिंगजी इत्मीनान से दूसरों के यहां आने का इंतजार कर रहे थे। इतना सरल दौर पूरा करने में कितना समय लगता है? क्या वे सचमुच इतने कमज़ोर हैं? वांग मिंग ने ऊबते हुए जम्हाई लेते हुए पूछा। प्रतीक्षा से उसकी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। बाय लिंगशी और शी यू ने उसकी अधीरता को एक दूसरे पर क्रोधित दृष्टि से देखा और फैंग मेई, जो पास में थी, वांग मिंग के शब्दों को सुनकर अपनी भौहों के कोनों को हिलने से रोक नहीं सकी। ऐसा नहीं है कि वे कमज़ोर हैं, बल्कि यह आप हैं जो बहुत असामान्य हैं। क्या आपको लगता है कि हर कोई आपकी तरह मजबूत है? फैंग मेई ने झुंझलाहट में वांग मिंग की ओर देखते हुए अपने मन में बड़बड़ाया।
मुझे नहीं पता कि क्या वह परिस्थितियों से अनभिज्ञ होने का नाटक कर रहा है या सिर्फ अपनी अज्ञानता के कारण वह लोगों को परेशान करना पसंद करता है, शीयू ने अपने मन में सोचा, जबकि बाइलिंगशी अपनी भावनाओं और विचारों को छिपाने की कोशिश में भावहीन बनी रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, जो किसान चक्कर से गुजर चुके थे, वे एक एक करके थके हुए और अपने पूरे शरीर पर घावों और चोटों से पीड़ित दिखने लगे। दूसरी ओर वांग मिंग, बाइलिंगजी और शीयू भीड़ से बाहर खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने राउंड में भाग ही नहीं लिया हो। अरे, उन तीनों को देखो, एक किसान दूसरे से फुसफुसाया। कौन से तीन? दूसरे कृषक से पूछा कि प्रश्न किससे पूछा गया था। वे तीन वहां हैं, एक अन्य कृषक ने वांग मिंग, बाइलिंगशी और शीयू की ओर उंगली दिखाते हुए कहा। अरे, उस सुंदर कमीने के साथ दो खूबसूरत महिलाएं हैं, एक अन्य किसान ने ईर्ष्यालु स्वर में टिप्पणी की। और उन्हें देखो, उनके कपड़ों पर गंदगी का एक कण भी नहीं। क्या उन्होंने राउंड में भाग भी लिया? वांग मिंग और उसके साथियों के बारे में पूरी भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई, लेकिन उन्होंने इस बातचीत को नज़रअंदाज कर दिया। अचानक कृषकों के बीच एक नया विषय उठ खड़ा हुआ। अरे, क्या तुमने वह विस्फोट पहले सुना था? उनमें से एक ने पूछा। एक अन्य व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, ये भयानक था। जमीन हिल गई और मैंने काले धुएं के साथ आग का एक विशाल स्तंभ भी देखा। जब वांग मिंग ने लोगों को उसके द्वारा पहले किए गए विनाश के बारे में बात करते हुए सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लेकिन क्या तुमने वह नीली रोशनी देखी जो आकाश की ओर उठी? एक कृषक से पूछा। एक अन्य व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने इसे देखा। फिर यह अनगिनत नीले तीरों में बदल गया और पास में ही विस्फोट हो गया। वह तकनीक वास्तव में शक्तिशाली लग रही थी। यह शायद एक स्काई रैंक तकनीक है, और यह उन प्रसिद्ध परिवारों में से एक होगी जो अपने वंशजों को ऐसे कौशल सिखाते हैं। मुझे ईर्ष्या हो रही है, चौथे व्यक्ति ने कहा। एक स्काई रैंक तकनीक? क्या वह व्यक्ति किसी प्रसिद्ध परिवार से हो सकता है? किसी और से पूछा। एक कृषक ने उत्तर दिया, इसकी बहुत संभावना है। केवल संप्रदाय के बुजुर्गों और नेताओं, साथ ही प्रसिद्ध परिवारों के लोगों के पास ही ऐसी शक्तिशाली तकनीकें हो सकती हैं। भीड़ सहमति में बड़बड़ा रही थी, जबकि बाइलिंगजी ने गर्व से अपनी विशाल छाती को आगे बढ़ाया। शीयू और वांग मिंग ने इस दृश्य का आनंद लेते हुए एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। लगता है हर कोई आ गया है। यह अगले दौर का समय है, फैंग मेई ने घोषणा की, जो भीड़ के सामने आ गया था। उसके चेहरे पर तटस्थ भाव थे, हालांकि वह घबराई हुई थी और वांग मिंग, बाइलिंगशी और शीयू की उपस्थिति के कारण उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। खांसी खांसी, फैंग मेई ने भीड़ का ध्यान आकर्षित करने के लिए सूखी खांसी दी। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उनकी आवाजें तुरंत शांत हो गईं। संप्रदाय परीक्षा के दूसरे दौर में उत्तीर्ण होने पर बधाई हो, यांगियन संप्रदाय का कोई शिष्य नहीं, फैंग मेई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भीड़ में जयकारे गूंजने लगे, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ हवा में उठाया, आवाजें फीकी पड़ गईं। अब तीसरे और अंतिम दौर का समय है, जो सभी के लिए एक वैकल्पिक दौर है। ये दौर केवल उन किसानों के लिए है जो दोहरी खेती में संलग्न होना चाहते हैं। जो किसान इस दौर में भाग नहीं लेना चाहते हैं, कृपया आगे बढ़ें। टेलीपोर्टेशन सर्कल, और यह आपको दूसरे दौर में सफल होने के बाद उस स्थान पर स्थानांतरित कर देगा जहां आप होना चाहिए, फैंग मेई ने सूचित किया। और कुछ कृषक समूह से अलग हो गए और उनमें से अधिकांश वैसे ही रह गए जैसे वे यहाँ दोहरी खेती और इसके अलावा संलग्न होने के लिए थे। यह एक ऐसा संप्रदाय था जो इसमें माहिर था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि केवल कुछ ही लोग बचे हैं और उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। टेलीपोर्टेशन एरे के शीर्ष पर खड़े लोग तुरंत रोशनी में डूब गए क्योंकि उनका चित्र एरे से गायब हो गया। अब जब वे सभी कृषक जो दोहरी खेती में भाग नहीं लेना चाहते हैं चले गए हैं, तो मैं आपको अंतिम दौर के बारे में समझाता हूं, फैंग मेई ने शेष भीड़ के उत्साह और जिज्ञासा को महसूस करते हुए कहा। पहले मैं आप सभी के लिए नियमों को फिर से दोहरा दूं। इस दौर में पुरुष हमारे संप्रदाय द्वारा चुनी गई महिला को एक संदेश देंगे और आपको उनकी मंजूरी के बिना शरीर के किसी भी संवेदनशील हिस्से को छूने की अनुमति नहीं है। यही बात लागू होती है जिन महिलाओं को संप्रदाय द्वारा चुने गए पुरुष के निजी क्षेत्र को छूने की अनुमति नहीं है, फैंग मेई ने जारी रखा। अब जिन लोगों के पास साझेदार हैं वे एस्टे में भाग नहीं लेते हैं और जब तक उनका साथी गुजर जाता है तब तक वे भी संप्रदाय में प्रवेश पा सकते हैं और उन्हें संप्रदाय से अपने साथी के समान देखभाल प्राप्त होगी, फैंग मेई ने समझाया। जब उसकी नज़र उधर से गुजरी, हर कोई वांग मिंग, बाइलिंगजी और शीयू पर एक पल के लिए रुक गया। ठीक है, हर कोई टेलीपोर्टेशन एरे पर कदम रखता है और आपको संप्रदाय के मसाज हाउस में टेलीपोर्ट किया जाएगा, फैंग मेई ने कहा जब उसने हर किसी के चेहरे पर अधीरता देखी जो अपने विपरीत लिंग को खुश करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने की कोशिश करना चाहते थे। जल्द ही सभी ने टेलीपोर्टेशन सरणी पर कदम रखा और सफ़ेद रोशनी के रूप में जंगल से गायब हो गए। जब वांग मिंग परीक्षा हॉल के अंदर उपस्थित हुए तो नए शिष्यों के आने की प्रतीक्षा कर रही कई खूबसूरत महिलाओं और पुरुषों ने उनका स्वागत किया। परीक्षा हॉल लकड़ी के फर्श और लकड़ी की दीवारों के साथ एक मंजिल वाली गोलाकार इमारत थी। ये स्थान काफ़ी सामान्य दिखता था और इसमें शिष्यों के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कई कमरे थे।
जब सभी महिलाओं ने वांग मिंग का सुंदर रूप देखा तो उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं और वे उसे चुनना चाहती थीं और उन्हें अपने साथ दोहरी खेती करने देने में कोई आपत्ति नहीं थी। जिनके पास पहले से ही पार्टनर हैं, कृपया किनारे पर खड़े हो जाएं। फैंग मेई की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी क्योंकि बाई लिंगजी और शीयू के साथ कई महिलाएं दूर चली गईं। ठीक है, आप लोग स्थिर खड़े रहें और उनके द्वारा आपको लेने का इंतजार करें। याद रखें कि आप लोग नए शिष्य हैं और यदि आप अपने साथियों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो आप में से कुछ अयोग्य हो सकते हैं, इसलिए आप लोगों को चुनने में प्राथमिकता नहीं मिलती है, फैंग मेई ने कहा। इससे पहले कि कोई महिला वांग मिंग के पास आने की कोशिश कर पाती, अचानक एक बड़े स्तन वाली महिला मोहक इशारों के साथ वांग मिंग के पास आई। महिला की पहचान ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिला अपने चेहरे पर एक मोहक मुस्कान के साथ वांग मिंग की ओर आ रही थी। उसने बहुत आकर्षक वस्त्र पहने थे जिसमें बहुत सारी त्वचा दिखाई दे रही थी और उसके वस्त्रों में मुश्किल से उसकी छाती पर मांस के 2 बड़े ढेर थे। ऐसा लग रहा था कि वे बाहर निकलने के लिए तैयार थे। किसी भी समय उसके वस्त्र की बाधाएं वांग मिंग की ओर उसके हर कदम के साथ मांस के 2 पहाड़ कमरे में हर पुरुष को लुभाने लगते थे, यहाँ तक कि महिलाएं भी उसके आकर्षण से अछूती नहीं थीं। उसकी आंखें वांग मिंग के शरीर के हर इंच पर वासना से घूम रही थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। सिस्टम, पता चला कि वह एक शक्तिशाली ये नाभा छोड़ रही है जो अन्य लोगों की उसके प्रति वासना को बढ़ाती है। क्या आप अपनी शुद्ध यान काया का उपयोग करके इसे दूर करना चाहते हैं? हाँ नहीं। हफ हफ वांग मिंग जोर से हौंफ रहा था जब उसने देखा कि उसका छोटा भाई अचानक खड़ा हो गया है और वह अपने सामने वाली महिला को तीव्र इच्छा से देख रहा है। उसे ऐसा लगने लगा जैसे बाई लिंगजी और शीयू थे उसके प्रेम के योग्य नहीं और उसके सामने केवल स्त्रियां ही उसके स्नेह के योग्य हैं। हाँ, जब वांग मिंग ने सिस्टम से संदेश देखा तो वह तुरंत अपनी अचेतन अवस्था से बाहर आ गया और उसने तुरंत अपने सामने महिला द्वारा छोड़ी गई ये नाभा को दूर करने का विकल्प चुना। यान के शरीर से आभा फूट पड़ी जिसने उसके सामने वाली महिला से निकली ये नाभा को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वे सभी महिलाएं जो उसे भ्रम की दृष्टि से देख रही थीं और उनके गालों पर हल्की लाली थी, वे अब उसे तीव्र दृष्टि से देख रही थीं। हवस, परिपक्व के चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी और उसके मोहक चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जब पुरुषों और महिलाओं ने अपने यांग और ये नाभा को वापस लेने के कारण अपने मन की स्पष्टता वापस पा ली। सभी की निगाहें महिला की ओर मुड़ गईं और एक सामूहिक जब उन्होंने अपना सदमा और भ्रम व्यक्त किया तो उनके होठों से हाँफ निकल पड़ी। अरे अरे, एक प्रमुख बुजुर्ग यहाँ क्यों है? हॉल में मौजूद शिष्यों में से एक ने कहा। क्या कोई उसे पहचानता है? एक और नए शिष्य ने पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा स्पष्ट थी। वह बुजुर्ग फैंग चांग हैं, दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया। कौन? हतप्रभ शिष्य ने प्रश्न किया। आप उसे नहीं जानते? वह संप्रदाय की सबसे प्रसिद्ध बुजुर्ग हैं, दूसरे शिष्य ने आश्चर्य से अपने शब्दों को व्यक्त करते हुए उत्तर दिया। क्या? अगर वह प्रसिद्ध है तो मुझे कम से कम उसका नाम तो सुनना चाहिए था। वह अज्ञात क्यों है? शिष्य ने असमंजस से पूछा। वह अज्ञात नहीं है, लेकिन वह अपने दूसरे नाम यांग दानव से प्रसिद्ध है, एक अन्य शिष्य ने समझाया। क्या वह बड़ी है? एक अन्य शिष्य ने अपनी आवाज खराब होने के डर से चिल्लाते हुए कहा। पफफ, यांग डेमन किस तरह का नाम है? दूसरे शिष्य का मजाक उड़ाया। आप जितना चाहें हंसें, आप नए हैं इसलिए आप अज्ञानी हैं, दूसरे शिष्य ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। पफट, ठीक है, कृपया मुझे बताओ कि तुम उससे इतना क्यों डरते हो? शिष्य ने पूछते ही अपनी हंसी पर काबू पा लिया। मैं आपको बता दूं, हर बार जब वह अपने साथ दोहरी खेती करने के लिए एक शिष्य का चयन करती है तो उनके यांगसार के पूरी तरह से खत्म हो जाने के कारण शिष्य की नींव क्षतिग्रस्त हो जाती है। मुझे आश्चर्य है कि वह आज यहाँ क्यों है, शिष्यों में से एक ने खुद से बुदबुदाया। वांग मिंग ने अपने कान खड़े किए और चुपचाप कुछ पुराने शिष्यों के बीच हो रही बातचीत को सुना, फिर उन्होंने अपनी क्षमता सोल आइज का इस्तेमाल उस पर किया। नाम फैंग चांग, आयु 259, खेती कोर फॉर्मेशन क्षेत्र का 7वां क्रम, व्यवसाय यांग यिन संप्रदाय के मुख्य शिष्य, फैंग मेई के मुख्य शिष्य की मां। काया अशुद्ध यिन काया, रक्तरेखा कोई नहीं, भावना जिज्ञासु वासनापूर्ण। वांग मिंग ने जब अपने सामने महिला की पहचान देखी तो वह भौहें चढ़ा लीं और इस तथ्य से हैरान रह गए कि उसके पास एक विशेष यिन काया है। वांग मिंग को यह भी याद आया कि दूसरे दौर के दौरान कोर शिष्य ने फैंग मेई को बुलाया था जो उनकी अनदेखी कर रहा था। दूसरे दौर में परीक्षा उनका चुपचाप पीछा कर रही थी, जिसे उसने नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि उसने मान लिया था कि वह सिर्फ शक्तिशाली कल्टीवेटरों के एक समूह को अचानक सामने आते देखकर उत्सुक थी। ऐसा नहीं है कि वह उन पर जासूसी करने के लिए उसे दोषी ठहराता है, वह भी ऐसा नहीं करता होगा, वही उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, और इसके अलावा उनके जासूस होने के खतरे को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। सिस्टम, मुझे अशुद्ध यिन काया के बारे में कुछ विवरण दीजिए, वांग मिंग ने अपने मन में सिस्टम से कहा। अशुद्ध यिन काया, पद, स्वर्ग, विवरण।
स्वर्ग रैंक की एक यिन काया अंतरंग संपर्क की आवश्यकता के बिना विपरीत लिंग के व्यक्तियों से यिन ऊर्जा को अवशोषित करने की अद्वितीय क्षमता रखती है। इसके अतिरिक्त यिन काया में एक विशेष शक्ति होती है जिसे यिन आभा के नाम से जाना जाता है, जो कामोत्तेजक के समान प्रभाव उत्पन्न करती है। हालांकि समान या उच्च पद की यांग काया वाले व्यक्ति अशुद्ध यिन काया के आकर्षक प्रभावों का विरोध करने में सक्षम हैं। वांग मिंग के कान एक बार फिर खड़े हो गए जब उसने भीड़ के बीच चल रही फुसफुसाहट को सुना। क्या आप गंभीर हैं? अगर इससे उनकी खेती की नींव को नुकसान पहुंचने का खतरा है तो कोई भी उसके साथ प्रेमालाप करने का प्रयास क्यों करेगा? एक अन्य शिष्य ने जिज्ञासावश उसके स्वर को रंगीन करते हुए पूछा। ठीक है, कुछ पुरुष बुजुर्गों और शिष्यों का मानना था कि वे बिस्तर पर उसे अपने वश में कर सकते हैं और अपनी आंख शारीरिक बनावट के कारण उसकी शारीरिक बनावट से अप्रभावित रह सकते हैं, लेकिन शिष्य ने कहा, क्या पर? दूसरे शिष्य ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, उन्होंने अपने अहंकार के लिए भारी कीमत चुकाई। उनकी खेती पंगु हो गई थी क्योंकि उन्होंने उसके शरीर की वास्तविक शक्ति को कम करके आंका था। बाद में पता चला कि उसके पास हेवन रैंक फिजिक था, जिसका अर्थ है कि केवल समान या उच्च रैंक का यांग फिजिक ही ऐसा कर सकता था। सूचित शिष्य ने साझा किया, पीछा करने वाले को दुष्प्रभावों को कम करने में मदद करें। वांग मिंग ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया, ये याद करते हुए कि सिस्टम ने उन्हें भी वही जानकारी प्रदान की थी। जैसे ही वांग मिंग ने अपना ध्यान अपने सामने वाली महिला की ओर किया, उसने उसके व्यवहार में पूरी तरह से बदलाव देखा। उसके चेहरे पर मोहक अभिव्यक्ति गायब हो गई, उसकी जगह तटस्थ आंखें उस पर टिक गईं। मुझे लगता है, वांग मिंग, आप परीक्षा के लिए तैयार हैं। मैं ही आपके कौशल का मूल्यांकन करूंगी, महिला ने नीरस स्वर में कहा। भीड़ उसकी बातें सुनकर अचंभित रह गई और जैसे ही उन्होंने वांग मिंग की दिशा में देखा तो उनके भावों में दया और सहानुभूति का मिश्रण भर गया। इस बीच जो लोग बुजुर्ग की प्रतिष्ठा से अनजान थे, उन्होंने उनकी ओर ईर्ष्यालु दृष्टि डाली। ठीक है, मैं आप जैसी खूबसूरत महिला के साथ जाने के लिए हमेशा तैयार हूं, वांग मिंग ने आकर्षक मुस्कान के साथ जवाब दिया। प्रभाव तत्काल था, जिससे हॉल में मौजूद हर महिला जो उस पर नजरें गड़ाई थी, शर्मिंदगी से लाल हो गई। उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे, गुप्त रूप से चाह रहे थे कि वे एल्डर फैंग चांग की स्थिति में होते। यहाँ तक कि स्वयं बुजुर्ग महिला ने भी थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट प्रदर्शित की, जो शीघ्र ही लुप्त हो गई। वर्तमान में कौन सा कमरा उपलब्ध है? बुजुर्ग ने रिसेप्शन पर खड़े किसानों में से एक से पूछताछ की। बुजुर्ग फैंग चांग, सभी कमरे फिलहाल खाली हैं। उन्हें तीसरे दौर के लिए पहले ही खाली कर दिया गया था, कृषक ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। ठीक है, मेरे पीछे आओ। फैंग चांग एक खाली कमरे की ओर चलने लगा और वांग मिंग को अपने पीछे आने के लिए इशारा किया। उपयोगकर्ता जानकारी। नाम वांग मिंग। आयु 18। साधना स्वर्ण कोर क्षेत्र का 8वां चरण। दोहरी खेती अंक 0। रक्तरेखा कोई नहीं। जाति मानव। पेशा दुष्ट कल्टीवेटर 2 स्टार अल्केमिस्ट। काया आदिम काया का विलय करने वाला शरीर दिव्य ग्रेड। विलयित शरीर शुद्ध यांग शरीर दिव्य पद स्वर्गीय तलवार शरीर दिव्य पद। शारीरिक कौशल यांग आभा हाथ और परमानंद का मुंह यांग इरेक्शन एनटीआर आभा तलवार समझ चरण तलवार का इरादा। तकनीक स्वर्गीय तलवार कला पहला रूप टिमटिमाती मार प्राचीन रैंक आत्मा की आंखें स्वर्ग रैंक स्वर्गीय तलवार कला दूसरा रूप विश्व स्लाइसिंग स्ट्राइक प्राचीन रैंक कीमिया भगवान की गोली निर्माण कला दर्जन गोली निर्माण विधि कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट मल्टी कॉल्ड्रॉन कंट्रोल कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट माइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी। वांग मिंग ने उसके अंदर जाने से पहले उसकी स्थिति पर एक नज़र डाली। जैसे ही वांग मिंग और एल्डर फैंग चांग कमरे में गायब हो गए, शेष शिष्यों और प्रतिभागियों के बीच बातचीत की लहर दौड़ गई। जैसे ही वांग मिंग और एल्डर फैंग चांग कमरे में गायब हो गए, शेष शिष्यों और प्रतिभागियों के बीच बातचीत की लहर दौड़ गई। एक चिंतित महिला शिष्य ने आवाज दी, मुझे उम्मीद है कि वह इस दौर को पूरा करने के बाद ठीक हो जाएगा। हाँ, इतने सुंदर आदमी के लिए यह बर्बादी होगी कि उसकी खेती खराब हो जाए, एक अन्य महिला शिष्या ने चिंता के संकेत के साथ कहा। मुझे उम्मीद है कि कम से कम उसकी मर्दानगी बरकरार रहेगी तो मैं उसे अपने पति में बदल सकती हूँ और फिर मैं उसकी रक्षा करूंगी भले ही उसके पास कोई खेती न हो, एक अन्य महिला ने कहा। मुझे उम्मीद है कि कम से कम मुझे एक बार उनकी दिव्य छड़ी का स्वाद चखने और अनुभव करने को मिलेगा, एक और पारिवारिक शिष्य मोहक आवाज के साथ। दूसरी ओर पुरुषों के चेहरे पर एक अलग ही प्रतिक्रिया दिखाई दे रही थी। उन्होंने वांग मिंग के निधन की कामना की क्योंकि उन्होंने देखा कि महिलाएं वांग मिंग का बहुत आदर कर रही थीं। कुछ पुरुषों के साझेदारों और पत्नियों ने उनकी वर्तमान उपस्थिति की भी उपेक्षा की, उनकी चिंताएं पूरी तरह से वांग मिंग की भलाई पर केंद्रित थीं। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वांग मिंग ने कमरे के अंदर स्थिर कदमों के साथ परिपक्व आकर्षक महिला का पीछा किया। कमरा किसी भी प्रकार के अनावश्यक फर्नीचर या सजावट से पूरी तरह से रहित था,
और केवल एक छोटा सा सिंगल बेड था जिस पर गद्दे के साथ उस पर लेटे हुए व्यक्ति को सबसे अच्छा आराम देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये बिस्तर से ज़्यादा मसाज टेबल जैसा दिखता था और इसमें एक छोटी सी साइड टेबल भी थी जिसके ऊपर तेल की एक बोतल रखी हुई थी। ठीक है, मुझे लगता है कि आप हमारे संप्रदाय की प्रकृति से अच्छी तरह से परिचित हैं, बुजुर्ग फैंग चांग ने टिप्पणी की। उनकी आवाज़ में तिरस्कार का स्पर्श स्पष्ट था। हालांकि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण हमने अपने संप्रदाय के भीतर एक नया प्रभाग स्थापित किया है। ये प्रभाग विशेष रूप से उन कृषकों के लिए है जो दोहरी खेती में संलग्न होने के बजाय पारंपरिक मार्ग को पसंद करते हैं। चूंकि आपने दोहरे कल्टीवेटर का रास्ता चुना है, बुजुर्ग फैंग चांग ने समझाया, उसका स्वर गंभीर और केंद्रित था। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बिस्तर पर अपने साथी को संतुष्ट करने में आपके कौशल का आकलन करूं। इस दौर में मैं आपकी मालिश तकनीकों का मूल्यांकन करूंगा, आपके हाथों की गतिविधियों के आधार पर, आपकी उंगलियों की युक्तियों का उपयोग करके आप जो सटीक दबाव डालते हैं, मेरे संवेदनशील क्षेत्रों को इंगित करने की आपकी क्षमता, और यदि आप अकेले अपनी मालिश के माध्यम से मुझे चरमोत्कर्ष तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप सफल होते हैं तो मैं आपको अनुदान दूंगा, विशेष इनाम। जैसे ही उसने अंतिम भाग जोड़ा, उसकी आवाज़ में एक मधुर स्वर आ गया जिससे चंचल प्रत्याशा का संकेत मिला। ये दिलचस्प इनाम क्या हो सकता है? वांग मिंग ने पूछा, उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान तैर रही थी। बुजुर्ग फैंग चांग की आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं और उन्होंने जवाब दिया, आइए इसे एक सुखद आश्चर्य बनाए रखें। लेकिन निश्चिंत रहें, इनाम कुछ ऐसा है जिससे बहुत से लोग डरते हैं और यही कारण है कि दूसरों को उनकी खेती को नुकसान हुआ है। हालांकि मैं पहले से ही जानता हूं कि आपके पास एक विशेष यांग काया है जो स्वर्ग रैंक के बराबर या उससे भी अधिक है, इसलिए आप दूसरों के विपरीत काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जब उसने वांग मिंग को देखा तो उसके चेहरे पर एक कामुक मुस्कान आ गई। वह उसे एक दुर्लभ और आकर्षक व्यंजन समझ रही थी। वांग मिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्हें पहले से ही इस बात का अच्छा अंदाजा था कि इनाम क्या हो सकता है। एक बार जब मैं अपनी मालिश शुरू करूंगा तो आप हर गुजरते मिनट के साथ चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, वांग मिंग ने आत्मविश्वास से घोषणा की। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई जिससे एल्डर फैंग चांग को काफ़ी नाराजगी हुई। हम इसके बारे में देखेंगे, उसने जवाब दिया। उसकी भौहें और गहरी हो गईं। बस याद रखें, आपको मेरे किसी भी यौन क्षेत्र को छूने की अनुमति नहीं है। एल्डर फैंग चांग ने स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने की उम्मीद करते हुए सीमाओं को स्पष्ट करना सुनिश्चित किया। वांग मिंग ने हैंड्स एंड माउथ ऑफ एक्सटेसी नामक अपनी गुप्त तकनीक को छिपाते हुए लापरवाही से अपने कंधे उचकाए। इस तकनीक ने उन्हें किसी भी महिला के गैर संवेदनशील क्षेत्रों को छूकर चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने की अनुमति दी, और जब उन्होंने इस तकनीक को उनके संवेदनशील स्थानों पर लागू किया तो इससे जो आनंद आया उसने उन्हें पागलपन के कगार पर पहुंचा दिया। ये तकनीक एल्डर फैंग चांग से अनभिज्ञ होकर इस दुनिया में उनके साथ अंतरंग संबंधों में शामिल लगभग सभी महिलाओं को वश में करने और संतुष्ट करने में उनका गुप्त हथियार था। बहुत अच्छा, क्या हम आगे बढ़ें? वांग मिंग ने कमरे के केंद्र में स्थित छोटे बिस्तर की ओर इशारा करते हुए सुझाव दिया। आइए देखें कि क्या आपकी क्षमताएं आपके आत्मविश्वास से मेल खाती हैं या आप सब बातें कर रहे हैं। बुजुर्ग फैंग चांग ने बिस्तर की ओर कुछ कदम बढ़ाते हुए उपहास किया। मोहक हरकतों के साथ उसने धीरे धीरे अपने शरीर से अपना वस्त्र उतार दिया जो जमीन पर गिर गया और एक हल्की सी सरसराहट पैदा हुई। उसकी जैद जैसी साफ त्वचा पूरी तरह से अपनी महिमा में प्रदर्शित हो रही थी। वह अपने अंडरगारमेंट्स और अपने बड़े दो खरबूजों की नोक पर थी। उसके हाथों से छुपाया जा रहा था। यह एक बहुत ही आकर्षक दृश्य था जिसे देखने के लिए कोई भी आदमी मर जाएगा। परीक्षक बिस्तर पर लेट गया जबकि उसकी पीठ दीवार की ओर थी। दो विशाल खरबूजे पूरी तरह से बिस्तर के खिलाफ दबे हुए थे, लेकिन उन दो खजानों का पार्श्व दृश्य किसी भी सीधे आदमी को लुभाने के लिए पर्याप्त था। आमतौर पर ऐसे परीक्षणों के दौरान परीक्षक उसके वस्त्र नहीं उतारेगा, लेकिन उसे यांग दानव यूं ही नहीं कहा गया था क्योंकि वह वांग मिंग को बहकाना और निचोड़ना चाहता था। ठीक है, घूरना बंद करो और अपने हाथ हिलाना शुरू करो। मुझे पता है कि मेरे पास एक बहुत ही वांछनीय शरीर है, लेकिन मेरे पास आपकी आंखों को मेरी पीठ पर दावत देने के लिए पूरा दिन नहीं है, बुजुर्ग फैंग चेंग ने ठंडे स्वर में कहा। वांग मिंग अपने नीचे बिस्तर पर लेटी हुई अहंकारी महिला की आवाज़ सुनकर चुपचाप मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके पास आया। उसने तेल वाली बोतल पकड़ी और धीरे से उसकी पीठ पर ठंडा तेल डाला। फिर उसकी पीठ पर ठंड महसूस होने पर उसका शरीर कांप उठा और उसके स्पर्श के लिए उसकी प्रत्याशा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई क्योंकि वांग मिंग ने अपने कौशल यांग ऑरा को सक्रिय कर दिया और पूरे कमरे में एक कामोत्तेजक गंध फैल गई जिसके कारण महिला के भीतर छिपी हुई वासना फूट पड़ी और परिणामस्वरूप उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी सांसें भारी हो गईं। अरे जल्दी शुरू करो, नहीं तो मैं तुम्हें परीक्षा में फेल कर दूंगी, या शायद तुम्हें अपने कौशल पर भरोसा नहीं है। कामुक महिला ने अपनी अधीरता के कारण वांग मिंग को उसकी क्षमताओं के बारे में चिढ़ाया। उपयोगकर्ता जानकारी। नाम वांग मिंग। आयु 18। साधना स्वर्ण कोर क्षेत्र का 8वां चरण। दोहरी खेती अंक 0। रक्तरेखा कोई नहीं। जाति मानव। पेशा दुष्ट कल्टीवेटर 2 स्टार अल्केमिस्ट।
काया, आदिम काया का विलय करने वाला शरीर दिव्य ग्रेड। विलयित शरीर, शुद्ध यांग शरीर दिव्य पद, स्वर्गीय तलवार शरीर दिव्य पद। शारीरिक कौशल, यांग आभा, हाथ और परमानंद का मुंह, यांग इरेक्शन, एनटीआर आभा, तलवार समझ चरण, तलवार का इरादा। तकनीक, स्वर्गीय तलवार कला, पहला रूप टिमटिमाती मार, प्राचीन रैंक, आत्मा की आंखें, स्वर्ग रैंक, स्वर्गीय तलवार कला, दूसरा रूप विश्व स्लाइसिंग स्ट्राइक, प्राचीन रैंक, कीमिया भगवान की गोली निर्माण कला, दर्जन गोली निर्माण विधि, कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट, मल्टी कॉल्ड्रॉन कंट्रोल, कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट, माइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी, हैंड्स एंड माउथ ऑफ एक्सटेसी। वांग मिंग ने चुपचाप अपने शारीरिक कौशल को सक्रिय किया और अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ महिला को देखा। अरे, जब मैं अपनी मालिश शुरू करूंगा तो आप केवल एक ही काम कर पाएंगे, वह है मेरा नाम लेकर चिल्लाना और खुशी से झूमना, वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। What are you? आह, फैंग चांग ने जोर से कराह निकाली जब उसे अचानक अपनी पीठ पर विदेशी हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब उसने वांग मिंग का आखिरी बयान सुना तो उसके चेहरे पर झुंझलाहट आ गई और उसे लगा कि वह अहंकारी हो रहा है और उसकी बातों का खंडन करना चाहता है, लेकिन अचानक उसे खुशी का एक झटका महसूस हुआ जो उसकी पीठ से उसके पूरे शरीर में फैल रहा है। आह, जब उसने अपने मुंह से कराहने की आवाज़ सुनी तो उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। वह क्या बकवास थी। उसने अपना सिर वांग मिंग की ओर घुमाया जो चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। इससे पहले कि वह वांग मिंग से कुछ पूछ पाती, उसने अपने हाथ उसकी पीठ पर फिराना शुरू कर दिया। उसके होठों से एक और कामुक कराह निकली जो पूरे कमरे में फैल गई जब उसने महसूस किया कि आनंद की लहरें उसके शरीर पर हमला कर रही हैं। क्या तुम्हें मेरी मालिश पसंद है? अगर तुम्हें कराहना इतना आसान है तो परीक्षा पास करना आसान होगा, वांग मिंग ने कहा, लेकिन उसके मन में आनंद के बादल छा जाने के कारण वह उसके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थी और केवल कराह ही छोड़ सकी। विलाप के बाद, धिक्कार है, वह सिर्फ मेरी पीठ को छूकर मुझे इस तरह का आनंद कैसे महसूस करा सकता है? इसके अलावा वह इतना घमंडी व्यवहार कर रहा है। फैंग चांग ने आश्चर्य से मन में सोचा क्योंकि कोई भी आदमी, यहाँ तक कि सबसे अनुभवी आदमी भी उसे इस तरह का एहसास नहीं करा सकता है। उसके वर्जित बगीचे को छूने से भी आनंद मिलता है। उसका दिमाग जल्द ही खाली हो गया और वह सीधे तौर पर कुछ भी नहीं सोच पा रही थी और उस समय केवल वासना और खुशी के बादल छाए हुए थे जो वह महसूस कर रही थी। ओह, अपने हाथों को आराम दिए बिना वांग मिंग उसकी पीठ पर अपना हाथ घुमाता रहा लेकिन उसकी कमर के स्तर से नीचे कुछ भी नहीं छुआ। बस गैर संवेदनशील नंगी पीठ की मालिश करने से कमरा लगातार कराहों से भर गया। बहुत बढ़िया। केवल 5 मिनट के लिए ऐसा करने पर वांग मिंग को महसूस हुआ कि उसके शरीर में तेज कराह के साथ कंपन हो रहा है और गर्म साफ तरल की धाराएं नीचे बिस्तर को भिगो रही हैं। वांग मिंग ने धीरे से अपने शरीर को पलटा और देखा कि उसके निपल्स पूरी तरह से खड़े थे, उसकी ओर चिपके हुए थे जैसे कि उनमें से दूध चूसने के लिए उसे ललचा रहे हों। फैंग चांग ने हाँफते हुए उसे कामुक आंखों से देखा और उसके होठों के कोने से लार टपक रही थी। तो क्या मैं आपका टेस्ट पास कर गया बुजुर्ग? वांग मिंग ने अपनी सुंदर आवाज पर मुस्कुराहट के साथ मोहक आवाज में पूछा। बुजुर्ग फैंग चांग ने कुछ समय के लिए चुप रहने की याद दिलाई जब तक कि उसने उसके सवाल का जवाब देने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। कैसे? फैंग चांग ने धीमी आवाज में पूछा। कैसे क्या? वांग मिंग ने भ्रमित स्वर में पूछा। तुमने सिर्फ मेरी पीठ छूकर मुझे चरमसुख कैसे पहुंचा दिया? फैंग चांग ने शांत स्वर में पूछा लेकिन उसकी आंखों से अभी भी वासना झलक रही थी। ठीक है, यह एक रहस्य है। वांग मिंग ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बात की जिससे फैंग चांग परेशान हो गया जो वासना से टपक रहा था। तो मैं पास हुआ या नहीं? वांग मिंग ने अपने चेहरे पर नाराजगी का आनंद लेते हुए फिर से पूछा। आप गुजर गए, फैंग चांग ने एक लंबी सांस के साथ घोषणा की। रुको। वांग मिंग उसे अकेला छोड़कर कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी, जो अभी भी संवेदनशील थी। उसने तुरंत वांग मिंग के हाथ पकड़ लिए और उसे कमरे से बाहर जाने से रोक दिया। क्या? वांग मिंग ने पूछा जब उसे लगा कि कोई हाथ उसे जाने से रोक रहा है। क्या आपने जो शुरू किया था उसे पूरा किए बिना आप मुझे इसी हालत में छोड़ देंगे? फैंग चांग ने अपने चेहरे पर झुंझलाहट के साथ बात की जिसके कारण वांग मिंग ने उसकी ओर तीव्रता से देखा। वांग मिंग ने अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ कहा। क्या? फैंग चांग ने सोचा कि उसने वांग मिंग को गलत सुना है। मुझे तुम्हें खुश करने के लिए विनती करो, वांग मिंग ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा जिससे उसके आकर्षक चेहरे पर क्रोध की अभिव्यक्ति दिखाई देने लगी। वह जो सुन रही थी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। आमतौर पर पुरुष उससे अपने साथ दोहरी खेती करने की विनती करते थे लेकिन इसके लिए उसके जीवन में पहली बार कोई पुरुष उससे ऐसा ही करने के लिए कह रहा था। जब वह उसे मना करने ही वाली थी तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उंगली उसकी चूत के होठों से गुजर रही है और वासना जो कम हो गई थी उसके मन में फिर से छा गई लेकिन इस बार यह पहले से कहीं अधिक तीव्र थी।
अचानक उसे याद आया कि कितना अच्छा लगता था जब वांग मिंग उसकी पीठ की मालिश करता था और सोचती थी कि अगर वह उसके संवेदनशील हिस्सों को छूता है तो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है अगर ब्रश करने वाली उंगली उसके निचले होंठों को पार करती हुई उसके निचले क्षेत्र में प्रवेश करती है और उसके अंदर का पता लगाती है। हफ हफ उसने जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया जब उसने उन सभी अश्लील चीज़ों की कल्पना की जो वांग मिंग सहमत होने पर उसके साथ करेगा। घूंट उसने लार का एक कौर निगल लिया और जब उसकी नज़र वांग मिंग की पैंट पर पड़ी तो उसका गला सूख गया। जब उसने वांग मिंग के पैंट के नीचे उसके ढीले लंड की रूपरेखा देखी तो उसने धीमी आवाज में कहा, हे हेवंस, यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है और यह अभी भी खड़ा नहीं है। यहाँ तक कि सबसे अनुभवी पुरुष भी जिन्हें मैंने दोहरी खेती की है, अपने खड़े डिक की तुलना उसके ढीले राक्षस से नहीं कर सकते हैं। उसके विचार घूमने लगे और कल्पना की कि जब ये होगा तो ये कितना बड़ा दिखेगा, पूरी तरह जागृत। अवचेतन रूप से उसने अपने सूखे होठों को चाटना शुरू कर दिया और अपने कांपते हाथों को उस खजाने तक पहुंचने के लिए उठाया जिसे सभी महिलाएं चाहती थीं, जो कपड़ों के एक टुकड़े के नीचे छिपा हुआ था। लेकिन उसकी प्रगति तब बाधित हो गई जब एक हाथ ने उसे छिपे हुए अजगर तक पहुंचने से रोक दिया। आपको क्या लगता है कि आप अपने हाथ किस ओर बढ़ा रहे हैं? क्या आप भूल गए कि आपको इसके लिए भीख मांगनी होगी? वांग मिंग एक खलनायक की तरह मुस्कुराया, जिससे फैंग चांद को अपने दांत पीसने पड़े, लेकिन फिर भी उसने उसकी मांग पूरी की। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ, अपने बड़े लन से मुझे आनंदित करें। आह! जब ये शब्द उसके मुंह से निकले तो उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह पूरी तरह से वांग मिंग के कपड़ों पर आ गई। हफ हफ, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, कृपया इसे मेरे अंदर डाल दो, फैंग चांग ने लाल चेहरे के साथ कहा और उसने अपने पैर चौड़े कर दिए जिससे गुलाबी दरार दिखाई देने लगी जिसमें प्रेम रस टपक रहा था। ओह, इतनी जल्दी नहीं, तुम्हें अभी भी खुद को साबित करना होगा, वांग मिंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हफ हफ, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, कृपया इसे मेरे अंदर डाल दो, फैंग चांग ने लाल चेहरे के साथ कहा और उसने अपने पैर चौड़े कर दिए जिससे गुलाबी दरार दिखाई देने लगी जिसमें प्रेम रस टपक रहा था। ओह, इतनी जल्दी नहीं, तुम्हें अभी भी पहले अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी, वांग मिंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। क्या? फैंग चांग को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, एक आदमी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार कब किया, जबकि वह उसे खुश करने के लिए भीख मांग रही थी। वह अभी भी उसके साथ अपने दिमाग का खेल खेल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर यह नहीं दिखा जैसे कि वह डर रही हो। वांग मिंग अपनी बात नहीं रखेंगे और उसे इस उत्तेजित अवस्था में नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसने उसके गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और लड़खड़ाती आवाज में उससे पूछा, ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको पहले मुझे खुश करना चाहिए? मैं पहले ही एक बार आपको चरमोत्कर्ष तक पहुंचने में मदद कर चुका हूं, अब मेरी बारी होनी चाहिए, है ना? वांग मिंग ने उत्तेजित फैंग चांग को बिस्तर पर छटपटाते हुए देखा। वह वांग मिंग से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसके शब्द उसके गले में अटक गए जब उसने वांग मिंग की निम्नलिखित हरकतें देखीं। घूंट जब उसने वांग मिंग को धीरे धीरे अपने वस्त्र उतारते हुए देखा तो उसने लार का एक कौर निगल लिया। उसका घना मांसल शरीर उसकी नग्न आंखों को दिखाई दे रहा था जब उसके ऊपरी धड़ को ढकने वाला वस्त्र हल्की आवाज करते हुए जमीन पर गिर गया। प्रहार जब फैंग चांग ने वांग मिंग की दिव्य आकृति देखी तो उसका दिल लगभग फटने को हो गया। दोहरी खेती में एक अनुभवी महिला के रूप में उसे सभी प्रकार के पुरुष शरीरों को देखने का अवसर मिला, लेकिन कोई भी वांग मिंग की दिव्य आकृति के करीब नहीं आ सका। ऐसा लग रहा था मानो इसे स्वर्ग की आत्मा द्वारा सावधानीपूर्वक गढ़ा गया हो। प्रहार प्रहार उसकी धड़कन और भी तेज हो गई जब उसने देखा कि वांग मिंग का हाथ उसके निचले वस्त्र की डोरी तक पहुंच गया है, जिसमें दिव्य तलवार छिपी हुई थी, जिसे अनुभव करने के लिए वह बहुत भूखी थी। धीरे धीरे उसने अपनी पैंट को पकड़ते हुए तलवार को हटा दिया, क्योंकि वह फर्श पर गिर गई थी। फैंग चांग की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने वांग मिंग की खड़ी छड़ी को उसकी पूरी महिमा में देखा। भले ही उसकी ढीली अवस्था से वह अनुमान लगा सकती थी कि यह खड़ा होने पर बड़ा होगा, लेकिन अब जब उसने अंततः अपनी आंखें रखी तो उसे एहसास हुआ कि उसने इसे बहुत कम आंका था। जब फैंग चांग ने उसकी तलवार की लंबाई और मोटाई देखी तो उसका शरीर गर्म हो गया और उसकी सांसें फूल गईं, क्योंकि उसके शरीर के भीतर वासना पैदा हो रही थी। उसके दिमाग में ऐसे दृश्य चल रहे थे जहां उसका निचला मुंह उसकी छड़ी से तबाह हो रहा था। वह वांग मिंग से इसे अपने निचले क्षेत्र में चिपकाने के लिए फिर से विनती करने वाली थी, लेकिन वांग मिंग की आवाज़ सुनकर वह रुक गई। अपना मुंह खोलो, वांग मिंग ने वासना से भरी कर्कश आवाज में आदेश दिया। फैंग चांग ने महसूस किया कि एक मांसल कठोर वस्तु उसके मुंह में घुस रही है, और जब उसने उस चीज को देखा जो उसके नाजुक होठों को छू रही थी तो उसके परिपक्व चेहरे पर सदमे की झलक दिखाई दी। उसने अनुमान लगाया कि वांग मिंग उससे क्या करवाना चाहता था, लेकिन वह उसकी छड़ी को अपने मुंह में लेने से झिझक रही थी। भले ही अनगिनत पुरुषों ने उससे मुख मैथुन के लिए कहा था, उसने उन्हें मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि ऐसा कृत्य करना घृणित है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? वांग मिंग कर्कश आवाज में बोला, क्योंकि वह उसके मुंह में जबरन इसे ठूंसने से खुद को मुश्किल से नियंत्रित कर रहा था।
मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, फैंग चांग ने डरपोक आवाज में कहा, जिससे वांग मिंग ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि फैंग चांग जैसी कामुक महिला को मुख मैथुन करने का अनुभव नहीं होगा। हे, मुझे आपके द्वारा दिया गया पहला मुख मैथुन प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त करने दीजिए, वांग मिंग ने अपने मन में सोचा और अपनी एक उंगली को उसके निचले मुंह के बाहरी सिलवटों पर फिराया। अनग, उसके मुंह से धीमी कराह निकली जब उसने महसूस किया कि वांग मिंग की एक उंगली उसके हनीपोट को छू रही है और खुशी का एक झटका उसके शरीर में दौड़ गया। उसके स्पर्श से उत्तेजित होकर उसके निचले मुंह से लार टपकने लगी। ये सिर्फ एक टीजर था, अगर आप वास्तविक आनंद महसूस करना चाहते हैं तो अपना मुंह खोलें, वांग मिंग ने मोहक आवाज में कहा, और ऐसा लग रहा था जैसे नरक से कोई राक्षस एक युवा युवती को लुभाने की कोशिश कर रहा हो। फैंग चांग ने महसूस किया कि उसके शरीर में गर्मी बढ़ गई है और उसने वांग मिंग के शब्दों का पालन करते हुए अपने होंठ खोले और अपना मुंह खोला। अपनी जीभ अपने मुंह के अंदर से बाहर निकालो, वांग मिंग ने कामुक आवाज में आदेश दिया। फैंग चांग ने अपनी जीभ बाहर निकाली क्योंकि उसमें से लार टपक रही थी। इस बार वांग मिंग ने उसकी लंबी जीभ देखकर लार निगल ली। यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन में भी उसने इतनी लंबी जीभ पहले कभी नहीं देखी थी और सोचा कि जब ये चारों ओर लिपटेगी तो कैसा लगेगा उसका शाफ्ट। अच्छा, अब चाटना शुरू करो, वांग मिंग ने आदेश दिया जब फैंग चांग ने वांग मिंग की कठोर छड़ी को आनंद देने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करना शुरू कर दिया। फैंग चांग ने कठोर मांसल छड़ी को अपने हाथ में पकड़ लिया और बलबनुमा को धीरे से चाटा। हंग, वांग मिंग ने एक हल्की कराह निकाली जब उसने महसूस किया कि गर्म और गीली जीभ उसके लिंग के सिरे को छू रही है। फैंग चांग ने अपनी जीभ को उसके लिंग की नोक से तब तक ब्रश करना शुरू कर दिया जब तक कि वह उसके लिंग की गेंद की बोरियों से टकरा नहीं गई। जब उसने वांग मिंग के मुंह से खुशी की कराह सुनी, उसने छोटी चाइटें और फिर बड़ी चाइटें शुरू की, और फिर अचानक वांग मिंग की मांसपेशियां अकड़ गईं जब उसने महसूस किया कि गर्म जीभ उसकी शिफ्ट के चारों ओर लिपटी हुई है। आह, वह कराह उठा जब उसने महसूस किया कि उसकी चाटने की गति बढ़ गई है और उसकी छड़ी की नोक से प्रीकम रिसने लगा है। वांग मिंग को अपने लिंग के अंदर दबाव महसूस होने लगा जो उसके लिंग से बाहर निकलने के करीब आ रहा था। स्पर्ट स्पर्ट सॉर्ट, भाड़ में जाओ, मैं कमिंग कर रहा हूँ। उसके लिंग से बड़ी मात्रा में दूधिया सफ़ेद तरल निकला जिससे महिला चौंक गई जो वासना में खो गई थी। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फैंग चांग उस समय आश्चर्यचकित रह गई जब उसका चेहरा अप्रत्याशित रूप से वांग मिंग के दूध के छींटों से ढक गया। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई जब उसने चंचलतापूर्वक अपनी उंगलियों का उपयोग करके अपने चेहरे से कुछ मलाईदार सफ़ेद पदार्थ निकाला। भोग के संकेत के साथ वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी और वांग मिंग को कामुकता से देखते हुए अपनी उंगली मुंह में डालकर उसका स्वाद चखा। इस तरह के कामुक दृश्य को देखकर वांग मिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन साल्विया का एक कौर निगल लिया क्योंकि उसे अपने निचले क्षेत्र में गर्मी महसूस हुई क्योंकि उसका छोटा भाई फिर से उठा। ये क्रिया फैंग चांग की आंखों से बच नहीं सकी क्योंकि वह उसके चेहरे के तरल पदार्थ को चाटती रही। फैंग चांग ने अपना सिर वांग मिंग के छोटे भाई की ओर बढ़ाया और उसने अपनी नाजुक जीभ से उसकी कठोर छड़ी पर बचे सफ़ेद तरल के निशान को साफ कर दिया। वांग मिंग ने एक हल्की कराह निकाली जब उसने महसूस किया कि गर्म जीभ उसकी हड्डी पर फिसल रही है। चू, ड्रिंक के लिए धन्यवाद युवा मास्टर। फैंग चांग ने वांग मिंग की कठोर छड़ी की नोक पर एक चुंबन दिया और उससे इस तरह बात की जैसे वह एक जीवित प्राणी हो। हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह दूसरों को चूस सकती है, बकवास कर सकती है। भले ही उसने कभी किसी को मुख मैथुन नहीं दिया, फिर भी यह मुझे प्राप्त सर्वश्रेष्ठ में से एक था। वांग मिंग को अपने छोटे भाई से बात करने के दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था और यहाँ तक कि यदि उसकी सोल आइज न होती तो उसे संदेह होता कि क्या वह एक वास्तविक बुजुर्ग होती। मास्टर, वांग मिंग ने बिस्तर पर लेटी हुई उस महिला की ओर देखा जो उसकी योनि से खेल रही थी, और जब उसने उसे अपने मास्टर का जिक्र करते हुए सुना तो उसे उत्तेजना में अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ। क्या? आह! फैंग चांग ने एक चौंका देने वाली चीख निकाली जब उसने महसूस किया कि दो बड़े हाथ उसकी छाती पर वसा के बड़े गोले को पकड़ रहे हैं। जैसे ही वांग मिंग ने उन नर्म पहाड़ों की जोड़ी को निचोड़ना शुरू किया, उसने नर्म कामुक कराहें छोड़ना शुरू कर दिया। आह! अघन! जब वांग मिंग बड़े स्तनों को मसलता रहा जिन्हें उसकी हथेलियों में समाना चुनौतीपूर्ण लग रहा था, तो बंद कमरे में हल्की हल्की कराहें गूंजने लगीं। जैसे ही वांग मिंग के शरीर में वासना बढ़ने लगी, उसके स्तन विभिन्न आकारों में ढल गए। फैंग चांग का शरीर कांप उठा जब उसने महसूस किया कि उसके स्तन के सिरे पर कोई नरम चीज ढकी हुई है। वांग मिंग ने अपने होठों को फैलाया और अपने सिर को आगे की ओर झुकाया, जो बाहर निकले हुए पीले सुझावों में से एक की ओर थे, और धीरे से उन्हें अपने होठों के बीच में ढंक लिया। हाँ, बहुत अच्छा। फैंग चांग ने महसूस किया कि खुशी के झटके उसके स्तनों की नोक से उसके पूरे शरीर पर फैल रहे थे। वांग मिंग की जीभ उसके स्तन की नोक को चाटती रही जो उसकी लार में लिपटी हुई थी। होंठ उन्हें चूसते रहे मानो उसके स्तनों को सुखाकर दूध निकालने की कोशिश कर रहे हों। खटखटाने से वांग मिंग ने उसके स्तन के सिरे को अपने मुंह से मुक्त कर दिया और दूसरे स्तन पर काम करना शुरू कर दिया।
मैं कमिंग कर रही हूँ। अचानक उसने एक जोरदार कराह निकाली और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने महसूस किया कि वांग मिंग की एक उंगली उसके निचले छेद में प्रवेश कर रही है। बस अपनी उंगली से उसके छेद को छेदने की क्रिया ने उसे प्यार के रूप में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। उसकी योनि से रस की धारा बह निकली और उसका हाथ पूरी तरह भीग गया। हफ बी बास्टर्ड गी गिव एम मी मोन टू कैच माई फैंग चांग ने जोर से हौंफते हुए वांग मिंग से विनती की, जो अभी भी उसे चूसने में व्यस्त था। उसके विलाप के बीच स्तन नहीं है, मैं बहुत ज्यादा संवेदनशील हूँ। फैंग चांग ने आंसू भरी आंखों से विनती की। जब वांग मिंग ने फिर से उसे छूना शुरू किया तो उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके स्तन उसकी उंगली के हर धक्के के साथ हिल रहे थे। फैंग चांग ने जोर से कराहते हुए महसूस किया कि दूसरी उंगली उसके निचले होठों में प्रवेश कर गई है। उसके स्तनों और योनि से मिले आनंद ने अस्थायी रूप से ठीक से सोचने की उसकी क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, क्योंकि वह सिर्फ अपनी आंखें बंद कर सकती थी और वांग मिंग के दिव्य आनंद का आनंद ले सकती थी। उसे उपलब्ध करा रहा था। वांग मिंग की उंगली ने उसकी कोमल आंतरिक दीवारों के हर इंच को छुआ। जब उसे अचानक महसूस हुआ कि दीवारें उसकी उंगलियों पर कस गई हैं, तो उसने अपनी उंगलियों की गति को बढ़ा दिया, क्योंकि उसे लगा कि वह एक और संभोग सुख के करीब है। तेज, हाँ, बकवास, मैं फिर से कमिंग कर रहा हूँ। फैंग चांग अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाई, क्योंकि उसके निचले होठों से प्यार का रस बाहर निकल रहा था और उसकी जीभ बाहर लटक गई थी और उसके होठों से लार टपकने लगी थी। ऐसा दृश्य देखकर वांग मिंग को महसूस हुआ कि उसका लन उत्तेजना में धड़क रहा है। उसका लन तुरंत और भी सख्त हो गया और उसने उसे उसके नाभि क्षेत्र के खिलाफ रगड़ना शुरू कर दिया। फिर नीचे उसकी मोटी जांघ की ओर बढ़ गया, उनके खिलाफ रगड़ते हुए। चारों तरफ खड़े हो जाओ, वांग मिंग ने कर्कश आवाज में आदेश दिया और उसने अपने हाथों से उसके शरीर को पलट दिया और उसकी पीठ इस समय छत की ओर थी। तारांकन गल्प। फैंग चांग ने आने वाली घटनाओं की प्रत्याशा में लार का एक कौर निगल लिया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने थके हुए शरीर को ऊपर उठाया और चारों तरफ खड़ी हो गई और अपनी गांड को वांग मिंग की ओर फैला दिया, जिससे हिलते हुए उसकी गांड की दरार का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था। उसकी गांड मोहक है। वांग मिंग का हाथ स्वतंत्र रूप से लटक रहे स्तनों की ओर चला गया और उन्हें अपने हाथों से निचोड़ना शुरू कर दिया, जिससे उसके मुंह से हल्की हल्की कराहें निकलने लगी। फिर उसके हाथ उसके गालों की ओर बढ़े और उन्हें जोर से दबाया और सहलाया। फिर उसकी ओर बढ़े। बिल्ली। जैसा कि अपेक्षित था, उसकी चूत पहले से ही गीली हो रही थी। वांग मिंग ने उसके दोनों गालों को पकड़ लिया और आसान पहुंच के लिए उन्हें चौड़ा कर दिया। उसने अपनी कठोर छड़ी को उसके गालों की ओर निर्देशित किया और उसे उसके गालों पर रगड़ना शुरू कर दिया। हफ फैंग चांग का चेहरा लाल हो गया और एक जंगली जानवर की तरह हौंफने लगा जब उसने महसूस किया कि उसकी खड़ी छड़ी उसकी गांड के गालों के संपर्क में आ गई है। क्या वह मेरी गुदा का कौमार्य छीनने जा रहा है? क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है? फैंग चांग ने अपने मन में सोचा, लेकिन उसे निराशा हुई। वांग मिंग ने उसके गालों के बीच से अपना शाफ्ट हटा दिया। निराशा अधिक समय तक नहीं रही जब उसे अपने टपकते निचले होठों पर रगड़ महसूस हुई। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब फैंग चांग ने वांग मिंग को अपने डिक की नोक को उसकी गीली बाहरी परतों पर रगड़ते हुए महसूस किया तो वह कराहने से खुद को नहीं रोक सकी। वांग मिंग का मन भी खुशी से अभिभूत हो गया जब उसने महसूस किया कि गीली सिलवटें उसकी नोक पर फैल रही थीं। उसका लिंग प्रेम रस से ढका हुआ था, जो छेड़छाड़ के कारण उत्पन्न हो रहा था। क्या आपको ये चाहिए? वांग मिंग ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मुझे ये चाहिए। हाँ, मैं सचमुच ये चाहती हूँ। इसे अंदर डालो, उसने जोर से हौंफते हुए कामुक आवाज में विनती की। उसने वांग मिंग के लिए अपनी टांगें चौड़ी कर दीं। उसके पैरों के बीच छिपा हुआ लाल मांस देखें। वांग मिंग ने बाध्य होकर अपने क्रोच की नोक को उसके ऊपर धकेल दिया, जिससे फैंग चांग का शरीर कांप उठा। वह चिल्लाई जब उसने महसूस किया कि सिरा उसके निचले होठों में घुस गया है, और उसने अपनी हथेलियों से बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ लिया, लेकिन वांग मिंग ने तुरंत उसे बाहर खींच लिया। नहीं, इसे बाहर मत निकालो। तुमने इसे बाहर क्यों निकाला? इसे वापस अंदर डालो, कृपया, और अधिक। मैंने पहले कभी आपके जैसा मोटा महसूस नहीं किया। कृपया इसे वापस डालो। उसने तुरंत अपने पैरों से उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे भागने से रोका, जिसके कारण वांग मिंग खुशी से मुस्कुराने लगा। हाँ, बहुत अच्छा। जब उसने महसूस किया कि वांग मिंग की नोक फिर से उसकी गीली परतों में घुस गई है तो वह खुशी से चिल्ला उठी। वांग मिंग खुशी से बड़बड़ाया जब उसने महसूस किया कि उसकी भीतरी दीवारें उसके लिंग के बल्ब को कस रही हैं, जो गीली गुफा में घुस गया है। वांग मिंग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे उसकी चूत की जकड़न महसूस हुई। उसे एक पल के लिए संदेह भी हुआ कि वह एक युवती का कौमार्य ले रहा है, अगर उसे पहले से पता नहीं था कि वह एक दोहरी कल्टीवेटर थी। वांग मिंग ने महसूस किया कि फैंग चांग ने उसके कूल्हों को जकड़ने वाले पैरों से उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की। धीरे धीरे वांग मिंग ने अपने शरीर को आगे की ओर धकेला। वांग मिंग ने महसूस किया कि उसकी भीतरी दीवारों की गर्माहट और नमी उसके डिक पर फैल रही है, क्योंकि उसके डिक की पूरी लंबाई आगे बढ़ने लगी जब तक कि उसके लिंग की नोक उसके निचले होठों के सबसे गहरे हिस्से तक नहीं पहुंच गई।
उब हननन घग। फैंग चांग जोर से चिल्लाया लेकिन वांग मिंग द्वारा उसके मुंह में डाली गई उंगलियों से आवाज दब गई। वांग मिंग के उसके मुंह में घुसने के तुरंत बाद उसकी पीठ झुक गई क्योंकि वह कामोन्माद हो गई थी। फैंग चांग का संभोग सुख काफी देर तक चला और उसका शरीर कांप उठा। तारानकन खांसी खांसी। वांग मिंग ने उसके मुंह से अपनी उंगली हटा दी और लार का एक निशान उसकी उंगली और उसके मुंह से जुड़ गया। उसकी मुस्कुराहट से वांग मिंग ने अनुमान लगाया कि वह एक एम है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और उसके अंदरूनी हिस्सों को पीटना शुरू कर दिया। कैसी रांड है, वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी योनि की दीवारों ने उसके लिंग को ऐसे भींच लिया मानो उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही हो, और जब उसने सुना कि वांग मिंग उसे किस तरह संबोधित कर रहा था तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके लिंग से रस बह रहा था। हाँ, कठिन। वांग मिंग अपने लिंग को उसकी चूत में घुसाता रहा जिससे पूरे कमरे में गीली आवाजें गूंजने लगीं। कमिंग जी। फैंग चांग की आंखें पीछे की ओर घूम गईं क्योंकि उसके निचले क्षेत्र से साफ तरल पदार्थ बाहर निकल रहा था। अरे, मुझे वह कौशल देखने दो जो तुमने अन्य नर कृषकों को सुखाने में इस्तेमाल किया था, वांग मिंग ने हौंकते हुए फैंग चांग को एक तरफ धकेलते हुए कहा और बिस्तर पर बैठ गया। फैंग चांग ने कुछ नहीं कहा, बस एक उमस भरी मुस्कान दी और अपना सिर बिस्तर पर धकेल दिया, उसके ऊपर अपनी बिल्ली को उसके डिक के साथ खड़ा कर दिया। ओह! उसने धीरे से अपना शरीर नीचे किया और जोर से कराहते हुए उसका लंड अपनी चूत में डाला और उसके ऊपर उछलने लगी। वांग मिंग ने भी अपने कूल्हों को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर में खुशी की लहरें फैल गईं। उसने बिना किसी दया के उसे चोदना जारी रखा। उसके ऊपर उछलने का दृश्य वांग मिंग की आंखों के लिए आकर्षक और सेक्सी था। उसके विशाल स्तनों का दृश्य उछल रहा था, उसकी प्रत्येक हरकत बेहद सेक्सी थी, और ये तथ्य कि वह अपने शरीर को उसकी ओर झुका रही थी और उसके हाथों को अपने स्तनों को सहलाने की इजाजत दे रही थी, उसे और अधिक उत्तेजित कर रही थी। परिणामस्वरूप उसे और अधिक ताकत के साथ उसके पास धकेलना पड़ा। हाँ, मेरे निपल्स को जोर से खींचो। जिन हिलते हुए स्तनों में ये निपल्स थे वे पहले से ही उत्तेजना से खड़े थे। वे कठोर थे और वांग मिंग की ओर इशारा कर रहे थे जो उनके प्यार और देखभाल की मांग कर रहे थे। वांग मिंग ने मांस के दोनों टीलों को अपनी ओर पकड़ लिया, उसके हाथ प्रत्येक निपल को अपनी उंगलियों से मोटे तौर पर दबा रहे थे। वांग मिंग का डिक उसके छेद के अंदर हिल गया, जिससे उसके शरीर में खुशी की लहरें दौड़ गईं। मेरे अंदर वीर्य, मेरे अंदर सफ़ेद रंग कर दो। जब फैंग चांग ने वांग मिंग के डिक को अपने अंदर धड़कते हुए महसूस किया तो वह अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाए, उछालते जी, भाड़ में जाओ। वांग मिंग ने खुशी से गुर्राते हुए अपना तरल पदार्थ उसके छेद के अंदर छोड़ा, जिससे दीवारें उसके रंग में सफ़ेद हो गईं। ओह हाँ, मैं भी कमिंग कर रही हूँ। फैंग चांग को भी कामोत्तेजना हुई जब उसने महसूस किया कि उसके अंदर गर्म तरल पदार्थ फूट रहे हैं। और नहीं, इसे अभी बाहर मत निकालो, यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा सेक्स है, फैंग चांग चिल्लाया जब वांग मिंग उसके अंदर से अपना डिक निकालने वाला था। जब वांग मिंग ने महसूस किया तो वह मुस्कुराया कि वह कुछ और चक्कर लगा सकती थी और उसके अंदर जोर लगाना फिर से शुरू कर सकती थी। अगले कुछ मिनटों तक कमरे के अंदर केवल कराहें ही सुनाई देती रहीं जब तक कि फैंग चांग थकावट से बेहोश नहीं हो गया। लेस देन प्राइमर्डियल फिजिक मर्जिंग बॉडी सक्रिय हो गई है। ग्रेटर दैन लेस देन मौलिक शरीर विलय शरीर अशुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध आध्यात्मिक में परिष्कृत कर रहा है। लेस दैन आप गोल्डन कोर दायरे के 9वें चरण में पहुंच गए हैं। ग्रेटर दैन आंकड़े, वांग मिंग ने कहा जैसे ही उनकी जानकारी उनके सामने आई। उपयोगकर्ता जानकारी, नाम वांग मिंग, आयु 18, साधना स्वर्ण कोर क्षेत्र का 9वां चरण, दोहरी खेती अंक 0, रक्तरेखा कोई नहीं, जाति मानव, पेशा दुष्ट कल्टीवेटर 2 स्टार अल्केमिस्ट, काया आदिम काया का विलय करने वाला शरीर दिव्य ग्रेड, विलयित शरीर शुद्ध यांग शरीर दिव्य पद स्वर्गीय तलवार शरीर दिव्य पद, शारीरिक कौशल यांग आभा परमानंद के हाथ और मुंह, यांग इरेक्शन एनटीआर आभा तलवार समझ चरण तलवार का इरादा, तकनीक स्वर्गीय तलवार कला पहला रूप टिमटिमाती मार प्राचीन रैंक आत्मा की आंखें स्वर्ग रैंक स्वर्गीय तलवार कला दूसरा रूप विश्व स्लाइसिंग स्ट्राइक प्राचीन रैंक कीमिया भगवान की गोली निर्माण कला दर्जन गोली निर्माण विधि कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट मल्टी कॉल्ड्रॉन कंट्रोल कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट माइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस कमरे में वांग मिंग और फैंग चांग ने प्रवेश किया था उसके बाहर भाग लेने वाले शिष्यों और मालिश कक्ष के प्रभारी लोगों की भीड़ पर एक शांत सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बंद दरवाजे पर टिकी थीं, उनके मन सदमे और घबराहट के मिश्रण से भरे हुए थे। अरे, उन्हें अंदर गए हुए कितना समय हो गया? आखिरकार एक आवाज़ ने अनिश्चितता से भरी चुप्पी को तोड़ा। मुझे लगता है कि कम से कम 1 घंटा हो गया है, शायद इससे भी अधिक, एक अन्य आवाज़ ने उत्तर दिया। स्वर लंबे समय से जारी संदेह को प्रतिबिंबित कर रहा था। क्या ये संभव है कि वे अभी भी वहीं हैं? किसी ने अस्थायी रूप से पूछा। उनकी आवाज़ में घबराहट का संकेत आ गया। असंभव, यांग दानव के खिलाफ कोई इतने लंबे समय तक कैसे टिक सकता है?
उसके अधिकांश पीड़ित पहले 10 मिनट के भीतर खत्म हो जाते हैं और सबसे लंबे समय तक कोई व्यक्ति अपनी खेती को नुकसान पहुंचाने से पहले सिर्फ 15 मिनट तक टिक सका। किसी ने जोरदार विरोध किया, स्वीकार करने में असमर्थ धारणा। लेकिन वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? आमतौर पर जब वह काम पूरा कर लेती है तो अपने साथी को बेहोश छोड़कर कमरे से बाहर आ जाती है। यदि आप जो कह रहे हैं वह सच है तो क्या उसे अब तक बाहर नहीं आना चाहिए था? एक अन्य व्यक्ति ने आवाज लगाई, जिससे इनकार करने वाला व्यक्ति चुप हो गया। शायद वे सो गए, एक अन्य व्यक्ति का सुझाव दिया, जिसे समूह के बाकी सदस्यों से अविश्वसनीय निगाहों का सामना करना पड़ा। वक्ता का चेहरा शर्मिंदगी से तमतमा उठा। आपको यहाँ नया होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कमरे में एक तंत्र है जो जोड़े को स्वचालित रूप से कपड़े पहनाता है और अगर वे दोनों सो जाते हैं तो उन्हें बाहर निकाल देता है, एक अनुभवी शिष्य ने बीच में कहा और अनजान को स्पष्टीकरण दिया। वैसे क्या आपने उन 2 महिलाओं पर ध्यान दिया है जो उसके साथ आई थीं? उनके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं दिख रही है। क्या उन्हें अपने साथी की चिंता नहीं है? भीड़ में से एक व्यक्ति ने बायलिंगजी और शी यू की ओर इशारा किया, जो इत्मीनान से बातचीत में तल्लीन थे। हो सकता है कि वे उससे छुटकारा पाकर ही खुश हों, एक शिष्य ने अनुमान लगाया, उसके स्वर में संदेह था। हे, ठीक है, क्या आपने उनकी आकर्षक आकृतियां और आकर्षक चेहरे देखे हैं? यदि वह बेकार हो गया तो शायद मैं उनके साथ एक शॉट लूंगा, एक आदमी बोला। उसकी आंखें इच्छा से भर गईं और उसने बायलिंगशी और शी को देखा। हम अपने चेहरे को देखो और उस व्यक्ति को देखो जो अंदर गया था। अंतर रात और दिन जैसा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे तुम्हें एक नज़र भी बख्शेंगे, जबकि उनके पास पहले से ही इतना आकर्षक आदमी है? मुझे आशा है मुझे उसके साथ दोहरी खेती करने का मौका मिलता है। भीड़ में से एक महिला ने हस्तक्षेप किया, उसकी आवाज़ ईर्ष्या से टपक रही थी जब उसने बायलिंगजी और शी यू को देखा। उस आदमी ने उसकी बातों में सच्चाई का एहसास करते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। इसके विपरीत बायलिंगशी और शी यू भीड़ की ओर से आने वाली घूरती निगाहों और काल्पनिक फुसफुसाहटों से अप्रभावित रहे। उन्होंने दूसरों की राय की परवाह किए बिना वांग मिंग के विषय पर चर्चा करते हुए अपनी बातचीत जारी रखी। सिस्टर लिंगजी, क्या आपको लगता है कि वांग मिंग ने उसे तोड़ दिया है? शी यू ने पूछा, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर रही थी। संभवतः, बायलिंगशी ने उत्तर दिया। उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं जब उसने बंद दरवाजे की ओर देखा जहां वांग मिंग ने बुजुर्ग के साथ प्रवेश किया था। क्या आपको लगता है कि वे दोहरी खेती कर रहे हैं या वह बस उसे मालिश दे रहा है? शी यू ने पूछा, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। संभवतः उसने पहले उसे अपनी असाधारण मालिश तकनीकों से तोड़ा और फिर उसे दोहरी खेती के लिए बहकाया। मेरा मतलब है, क्या कोई महिला उसके आकर्षण का विरोध कर सकती है? बायलिंगजी ने सोचा, उसके होठों पर एक जानने वाली मुस्कान थी। मुझे नहीं लगता, शी यू ने जवाब दिया, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। बुजुर्ग द्वारा किसी व्यक्ति की खेती को नुकसान पहुंचाने की अफवाहों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वांग मिंग को कुछ हो सकता है? शी यू के चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे थे। हाँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसके पास इसका कोई समाधान नहीं होगा? भगवान के लिए, इतनी चिंता करना बंद करो। क्या तुमने उसके द्वारा किए गए सभी चमत्कार नहीं देखे हैं? बायलिंगशी ने उसे आश्वस्त किया और शी यू की चिंता एक पल में दूर हो गई। मैं बस सोच रही हूं कि उसे उसके साथ खेलने में कितना समय लगेगा, बायलिंगशी ने टिप्पणी की। उसकी आवाज़ में उसकी अधीरता स्पष्ट थी। हाँ, मुझे उम्मीद है कि वह इसे जल्द ही पूरा कर लेंगे। मैं संप्रदाय का पता लगाने के लिए उत्सुक हूँ, शी यू ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। चरमराहट। कई मिनटों की चिंताजनक प्रत्याशा के बाद कमरे से एक हल्की चरमराती आवाज़ गूंजी, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। सभी की निगाहें स्रोत की ओर मुड़ गईं, वह बंद दरवाजा जिसके खुलने का वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अंत में दरवाज़ा खुला और एक अकेली आकृति बाहर निकलती हुई दिखाई दी। हवा में आश्चर्य की सांसें और चौड़ी आंखों वाली निगाहें भर गईं। अरे, ये वही है। वह अंततः उभर आया, किसी ने कहा। उनकी आवाज़ अविश्वास से भरी हुई थी। जो व्यक्ति सामने आया वह स्पष्ट रूप से वांग मिंग था और उनके पूर्ण अविश्वास के बावजूद वह पूरी तरह से बेदाग दिखाई दिया। फैंग चांग के साझेदारों द्वारा अनुभव किए गए सामान्य परिणाम को देखते हुए यह एक ऐसा दृश्य था जिसने उनकी उम्मीदों को खारिज कर दिया। अधिकांश कई दिनों के बाद दिखाई देंगे, स्पष्ट रूप से सूखे और क्षीण। यहाँ तक कि जो लोग होश बनाए रखने और कुछ घंटों के बाद बाहर निकलने में कामयाब रहे, वे सुस्त, लंगड़ाते हुए और कभी कभी बेहोशी की स्थिति में भी गिर जाते थे। फिर भी वांग मिंग अछूते दिखे। उनके कपड़े पुराने थे और उनके बाल करीने से जगह पर थे और इसके अलावा वह उभरने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या बकवास है! ऐसे कुछ लोग नहीं दिखते जिन्होंने यांग डेमोनेस के साथ यौन संबंध बनाए हों। कुछ लोगों ने चिल्लाकर कहा, जिन्होंने उसके साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों की दयनीय स्थिति देखी थी। बिल्कुल नहीं, मुझे चुटकी काटो, क्या मैं सपना देख रहा हूँ?
क्या वह सचमुच कुख्यात बुजुर्ग के साथ यौन संबंध बनाने के बाद सुरक्षित बाहर आ गया? किसी ने अत्यंत अविश्वास से कहा, उनकी आवाज़ आश्चर्य से भर गई। अचानक एक महिला रिसेप्शनिस्ट तेजी से वांग मिंग के पास पहुंची और उसके सामने कठोर भाव रखते हुए खड़ी थी। अरे, बुजुर्ग फैंग चान कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? उसने मांग की। उसका लहजा गंभीर और संदेहास्पद था। जवाब में वांग मिंग के चेहरे पर एक मनोरंजक भाव आया। मैंने क्या किया? आप मुझसे पूछ रहे हैं? ठीक है, मैंने उसे सीधे स्वर्ग भेज दिया। आप अंदर जाकर स्वयं जांच क्यों नहीं करते? वांग मिंग ने मोहक मुस्कान के साथ जवाब दिया। जैसे ही आसपास की महिलाओं की नज़र उसकी मनमोहक मुस्कान पर पड़ी, वे खुद को रोक नहीं पाईं और शर्मिंदगी से उनका चेहरा लाल हो गया। उनके दिल अनियंत्रित रूप से धड़कने लगे। इस बीच रिसेप्शनिस्ट सावधानी से कमरे में दाखिल हुई। वह उस चौंकाने वाले दृश्य से अनजान थी जो उसका इंतजार कर रही थी। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिसेप्शनिस्ट सावधानी से मंद रोशनी वाले कमरे में दाखिल हुआ जहां फैंग चांग और वांग मिंग दोहरी खेती का अभ्यास कर रहे थे। जैसे ही वह अंदर चली गई, एक परिचित गंध उसकी नाक में घुस गई, जिससे उसके गाल शर्मिंदगी से लाल हो गए। क्षमा करें, बुजुर्ग फैंग चांग, क्या आप यहाँ हैं? उसने दबी आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसकी नज़र कमरे के चारों ओर तब तक घूमती रही जब तक कि वह बिस्तर पर नहीं पहुंच गई और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। फैंग चांग एक निर्जीव आकृति के समान बिस्तर पर निश्चल पड़ा था। कभी कभी उसका शरीर एक जाता था और वह सिर से पांव तक दूधिया सफ़ेद पदार्थ से ढक जाती थी। इसके अलावा उसके गुलाबी निचले मुंह से उसी तरल की एक धार रिश्ती देखी जा सकती थी। ये वास्तविक नहीं हो सकता, उसने कहा। उसकी आवाज़ अविश्वास से कांप रही थी। ऐसा दृश्य देखकर उसकी सांसें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे फैंग चांग ने यांग क्यूई में स्नान किया हो। तारांकन गल्प। उसने जोर से निगल लिया। गले में सूखापन महसूस हुआ जैसे ही वह सावधानी से बिस्तर पर निश्चल आकृति के पास पहुंची। बड़े फैंग चांग, उसने डरते हुए कहा। उसकी आवाज़ घबराहट से भरी हुई थी। जैसे ही वह करीब आई, वह कमरे में फैली यांग क्यूई की मादक सुगंध को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी और इसकी असाधारण गुणवत्ता से आश्चर्यचकित हो गई। बुजुर्ग फैंग चांग, कृपया उठें, उसने बुजुर्ग के शरीर को हल्के से हिलाते हुए धीरे से विनती की। उसकी राहत के लिए उसे पहले स्थिर आंकड़े से प्रतिक्रिया मिली। फैंग चांग ने थककर अपनी पलकें खोलीं, अपनी ताकत इकट्ठा करने और बैठने की कोशिश कर रही थी। मैं कहाँ हूँ? और तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? फैंग चांग ने भ्रमित स्वर में पूछा, अभी भी अपने पिछले सत्र से चकित अवस्था में थे। क्या आप ठीक हैं? महिला ने पूछा। उसकी आवाज़ चिंता से कांप रही थी। वह उस महिला की नाजुक स्थिति को देखकर हतप्रभ हुए बिना नहीं रह सकी, जिसने यांग दानव की उपाधि अर्जित की थी। उसका मन इस बात पर विचार करने में भटक गया कि वांग मिंग ने उसे इतनी कमजोर स्थिति में लाने के लिए क्या किया होगा, और उसने महसूस किया कि उसके निचले होठों से लार की धार निकल रही है। मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा? और मैं कहाँ हूँ? और तुम कौन हो, शिष्य? जब फैंग चांग ने महिला को संबोधित किया तो उसकी आवाज़ में सख्त नाराजगी थी। क्या आप नहीं जानते कि एक शिष्य के लिए किसी बुजुर्ग के कमरे में बिना अनुमति के घुसना अविश्वसनीय रूप से असभ्य है? मैं इस तरह के व्यवहार के लिए आपको संप्रदाय से निष्कासित करने पर भी विचार कर सकता हूँ। महिला घबराहट से हकला रही थी। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। बुजुर्ग, यह आपका कमरा नहीं है, ये संदेश कक्ष है। क्या आपको याद नहीं है? अभी कुछ समय पहले आपने एक नए शिष्य के साथ उसकी मालिश क्षमताओं का आकलन करने के लिए प्रवेश किया था। और यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो बस एक ले लें, अपने शरीर को देखो। जैसे ही शब्द डूबे, फैंग चांग की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसके नशे में धुत दिमाग में उसके पिछले कृत्यों की धुंधली यादें फिर से उभरने लगीं। उसने अपने नग्न शरीर पर नजर डाली और उसका झटका तब और गहरा हो गया जब उसे उस सफ़ेद तरल पदार्थ के सबूत मिले जिसने उसे धन दिया था। जब उसे याद आया कि वह उसके लिंग के लिए भीख मांग रही थी तो उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था, और जिस बात ने उसे चौंका दिया था वह ये थी कि उसने उसके शरीर पर कितना वीर्य बहाया था। शिष्य, मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि आपने यहाँ जो कुछ भी देखा है उसे किसी के सामने प्रकट करने से आपको सख्ती से मना किया गया है। यदि आपने इस विश्वास को तोड़ने की हिम्मत की तो परिणाम गंभीर होंगे। क्या आप समझते हैं? फैंग चांग की आवाज़ में एक सख्त चेतावनी थी, जिससे शिष्य ने सहमति में जल्दबाजी में सिर हिलाया। वैसे वह कहाँ है? फैंग चांग ने महिला के घबराए हुए व्यवहार को देखते हुए पूछताछ की। वह बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, महिला ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ आशंका से भरी हुई थी। बहुत अच्छा, अब चले जाओ, मैं परिणाम घोषित करने के लिए जल्द ही आपके साथ आऊँगा, फैंग चांग ने निर्देश दिया। शिष्य जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और फैंग चांग को इंतजार कर रहे व्यक्ति का सामना करने से पहले खुद को संभालने के लिए अकेला छोड़ दिया।
भाड़ में जाओ, मुझे उसका लिंग और चाहिए, फैंग चांग ने उमस भरे स्वर में कहा और उसने भारी सांस के साथ अपने शरीर पर लगे वीर्य को उसके मुंह में निकालना शुरू कर दिया। कमरे के बाहर हवा में प्रत्याशा भर गई क्योंकि हर कोई रिसेप्शनिस्ट की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वे यह उजागर करने के लिए बेताब थे कि वांग मिंग ने फैंग चांग के साथ क्या किया था, क्योंकि उनकी पूछताछ के जवाब में उसकी रहस्यमय मुस्कुराहट ने उनकी झुंझलाहट को और बढ़ा दिया था। आखिरकार उनका इंतजार खत्म हुआ जब कमरे में प्रवेश करने वाली महिला बाहर आई। यह महसूस करते हुए कि लोग अपनी ओर देख रहे हैं, उसने वांग मिंग पर कामुक नजरें चुराते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। अरे अंदर क्या हुआ? भीड़ में से एक व्यक्ति पूछने से खुद को रोक नहीं सका। बुजुर्ग कहाँ है? उत्तर मांगते हुए एक और आवाज आई। उस लड़के ने परीक्षा पास की या नहीं? एक शिष्य ने आवाज लगाई, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सका। महिला ने तिरस्कार भरी हंसी निकाली। यदि आप इतने ही उत्सुक हैं तो आप अंदर जाकर स्वयं क्यों नहीं देखते? लेकिन मैं आपको चेतावनी दूं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो कोई भी प्रवेश करने का साहस करेगा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा या संप्रदाय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। भीड़ शांत हो गई। कुछ लोगों ने अंदर जाकर अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उन गंभीर परिणामों से डर गए जो उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही भीड़ की अधीरता अपने चरम पर पहुंची, लंबे समय से प्रतीक्षित व्यक्ति अंततः कमरे से बाहर आया। हालांकि उनकी प्रत्याशा तुरंत आश्चर्य में बदल गई क्योंकि वे अपने सामने वाले व्यक्ति को घूरने लगे। उनके मुंह खुले हुए थे। ओए, क्या मैं चीजें देख रहा हूं? एक शिष्य ने अविश्वास से अपनी आंखें मलते हुए प्रश्न किया। दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे लगता है कि मैं भी वही दृश्य देख रहा हूं। मैं भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता, एक अन्य व्यक्ति ने भी उतना ही हैरान होकर उत्तर दिया। फैंग चांग लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी और उसकी हालत के पीछे का कारण जानने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी। एक कठिन दोहरी खेती सत्र, जिसके कारण फैंग चांग का गाल लाल हो गया जब सभी की निगाहें उस पर पड़ीं। कितना शर्मनाक है, फैंग चांग ने अपने मन में सोचा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह विपरीत लिंग से मिलने वाली अत्यधिक पिटाई के कारण लंगड़ाकर चलने लगेगी। दूसरी ओर वांग मिंग ने यह देखने के लिए अपनी तकनीक सोल आइज को सक्रिय किया कि क्या उसके भीतर कोई परिवर्तन हुआ है। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम फैंग चांग। आयु 259। खेती गोल्डन कोर क्षेत्र का 11वां क्रम। व्यवसाय यांगिन संप्रदाय के बुजुर्ग फैंग मेई के मुख्य शिष्य की मां। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। काया अशुद्ध येन काया। रक्तरेखा कोई नहीं। भावना संतुष्ट हर्षित। वांग मिंग आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि व्यवसाय अनुभाग और फैंग चांग की खेती के स्तर में अचानक प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगे। वांग मिंग ने आश्चर्य से सिस्टम से पूछा, वह अचानक इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? और वह मुझसे भी ज्यादा मजबूत है। सिस्टम संदेश। आमतौर पर उपयोगकर्ता किसी महिला के साधना स्तर को अपने साधना स्तर से आगे नहीं बढ़ा सकता है, इसलिए एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि वह पहले से ही स्वर्ण कोर क्षेत्र के 11वें क्रम पर थी और वह इसे दबा रही थी जिसे उसने अब उठा लिया है। वांग मिंग और भी अधिक हैरान हो गई, सोच रही थी कि उसने अपना असली साधना स्तर क्यों छुपाया था और उसने इसे अब प्रकट करने का विकल्प क्यों चुना। लेकिन इससे पहले कि वह विषय की गहराई में उतर पाता, एक महिला की आवाज से उसके विचार बाधित हो गए। ध्यान दें, वे सभी जो सफलतापूर्वक अंतिम दौर से गुजर चुके हैं, कृपया अपने बाहरी दरबार के शिष्य वस्त्र और रेजिडेंसी टोकन प्राप्त करने के लिए शिष्य हॉल में आगे बढ़ें, फैंग चांग ने आदेश दिया। उसकी आवाज अधिकार से गूंज रही थी। अनिच्छा से भीड़ तितर बितर होने लगी। तितर बितर होते ही उनके कदमों की आवाज गूंज उठी। हालांकि कम होती भीड़ के बीच 3 शख्सियतें रह गईं, वांग मिंग, बाई लिंगजी और शी ह्यू। फैंग चांग ने वांग मिंग की मजाकिया अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया, जिससे उसकी भौहें चिड़चिड़ी हो गईं। कमीने, मैं तुम्हारे चेहरे से वह मुस्कुराहट मिटा दूंगा, फैंग चांग ने बुदबुदाया। उसकी आवाज में उसकी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। ओह, तुम ये कैसे करोगे? मुझे याद है तुम दोहरी खेती सत्र से पहले घमंडी थे, लेकिन बाद में तुम एक पागल फूहड़ की तरह मेरे डिक के लिए भीख मांग रहे थे, वांग मिंग ने कहा, जिससे फैंग चांग को शर्मिंदगी से लाल होना पड़ा क्योंकि उसे याद आया कि उसने कैसे अभिनय किया था। क्या वे दोनों तुम्हारी औरतें हैं? फैंग चांग ने वांग मिंग से पूछा और उसने बाई लिंगजी और शी यू की ओर अपनी उंगली उठाई। हाँ, वे हैं, वांग मिंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया और उन दोनों को फैंग चांग से परिचित कराया। तसिक, मुझे इस बात से ईर्ष्या हो रही है कि कैसे वे आसानी से किसी भी समय उसके बड़े लिंग तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, फैंग चांग ने ईर्ष्या में अपने मन में सोचा। वांग मिंग ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या मैंने राउंड पास कर लिया? फैंग चांग ने आह भरते हुए उत्तर दिया, हाँ, आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब आप जा सकते हैं और अपने बाहरी दरबार के शिष्य वस्त्र और निवास टोकन ले सकते हैं। अपने हाथ के झटके से उसने वांग मिंग की ओर एक टोकन उछाल दिया।
जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, उसके सामने एक द्वार बना और उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक बूढ़ा आदमी निकला। जिज्ञासा बढ़ी। वांग मिंग ने उनकी पहचान पहचानने के लिए अपनी सोल आइज को सक्रिय किया। नाम जियांग होंग। आयु 112। खेती गोल्डन कोर क्षेत्र का 9वां क्रम। व्यवसाय यांगिन संप्रदाय के संप्रदाय नेता। भौतिकी कोई नहीं। रक्तरेखा कोई नहीं। भावना जिज्ञासु उत्साहित। नाम लेइपिंग। आयु 198। खेती गोल्डन कोर क्षेत्र का 8वां क्रम। व्यवसाय यांगिन संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग। भौतिकी कोई नहीं। रक्तरेखा कोई नहीं। भावना जिज्ञासु उत्साहित। वांग मिंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने पोर्टल से निकलने वाले दो व्यक्तियों की पहचान ली। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन ध्यान दिया कि उनके साधना स्तर उल्लेखनीय रूप से उसके खुद के करीब थे। हालांकि उसने तुरंत खुद को शांत किया, यह महसूस करते हुए कि संप्रदाय नेता से इसकी अपेक्षा की जानी थी। जियांग होंग, लेइपिंग आप लोगों को यहाँ क्यों लाया है? क्या आप किसी बैठक में प्रतियोगिता पर चर्चा नहीं कर रहे थे? संप्रदाय के नेता और सर्वोच्च बुजुर्ग को फैंग चांग के आकस्मिक संबोधन ने वांग मिंग को आश्चर्यचकित कर दिया। जिज्ञासा से आश्चर्यचकित होकर जियांग होंग और लेइपिंग ने अपना ध्यान उस परिचित आवाज की ओर लगाया जो बोली थी। क्या वह संप्रदाय नेता है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जियांग होंग ने पूछा। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी, जिससे वांग मिंग अवाक रह गए। जब वांग मिंग ने संप्रदाय के नेता को किसी और को संप्रदाय के नेता के रूप में संबोधित करते हुए सुना तो उनके विचार असमंजस में पड़ गए। क्या बकवास है? वह मन ही मन चिल्लाया। अरे मैं! फैंग चांग ने उमस भरे स्वर में जवाब दिया। उसकी निगाहें स्तब्ध वांग मिंग पर टिक गईं। मैंने अपनी बेटी से सुना कि हमारे संप्रदाय में एक दिलचस्प शिष्य आया है, इसलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से आकर उसका परीक्षण करने का फैसला किया। बाइलिंग शी और शी यू इस उलझन भरी स्थिति से अवाक रह गए, जबकि जियांग होंग और लेइपिंग की आंखें उस व्यक्ति को देखकर भय से फैल गईं जिसकी ओर फैंग चांग ने इशारा किया था। गल्प! घबराहट से निगलते हुए दोनों लोगों ने साहस जुटाया और फैंग चांग को संबोधित किया। उनकी आवाजें कांप रही थीं। संप्रदाय नेता फैंग, आपने वह नहीं किया जो हम सोचते हैं कि आपने किया, है ना? फैंग चांग मुस्कुराया और अपने होठों को चाटा। उसकी निगाहों में भूख साफ झलक रही थी। वास्तव में वह काफी स्वादिष्ट था, उसने प्राप्त प्रतिक्रिया का आनंद लेते हुए उत्तर दिया। हालांकि उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। शिष्य वांग मिंग, क्या तुम ठीक हो? जियांग होंग और लेइपिंग ने उत्सुकता से पूछा। वे उन खतरों से पूरी तरह वाकिफ थे जो उसके साथ दोहरी खेती करने वाले व्यक्ति को हो सकते थे, भले ही उन दोनों ने अपनी खेती को नुकसान होने के डर से उसके साथ दोहरी खेती करने के बारे में ऐसा विचार नहीं किया था। उसके बारे में चिंता मत करो। उसके पास असाधारण रूप से उच्च रैंक वाली यांग काया है, इसलिए उसकी खेती अप्रभावित रहती है। वास्तव में मैं पहले कभी इतना संतुष्ट नहीं हुआ। उसके साथ खेती करते समय मैं बेहोश भी हो गया, फैंग चांग ने बेशर्मी से स्वीकार किया, जिससे वांग मिंग की भौहें फड़कने लगीं और जियांग होंग और लेइपिंग अचंभे में पड़ गए। इसके अलावा मेरी बेटी ने उसमें गहरी दिलचस्पी ली है, फैंग चांग ने दोनों व्यक्तियों को हिलाते हुए कहा। क्या शिष्य फैंग मेई की नज़र उस पर है? क्या इसका मतलब यह है कि वह आखिरकार एक साथी चुनने के लिए तैयार है? लेइपिंग ने अविश्वसनीय रूप से पूछा, ये याद करते हुए कि फैंग मेई ने अपनी पवित्रता बरकरार रखी थी और संप्रदाय के किसी भी पुरुष को अपने योग्य नहीं समझा था। उसके बारे में भूल जाओ, उसका शरीर कैसा है? जियांग होंग ने लेइपिंग को याद दिलाया। दोनों ने उत्तर की तलाश में अपना ध्यान वांग मिंग की ओर लगाया। इससे पहले कि वांग मिंग जवाब दे पाते, उनकी झुंझलाहट चरम पर पहुंच गई और उन्होंने पूछा, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, क्या कोई बता सकता है कि आप उसे संप्रदाय मास्टर क्यों कह रहे हैं? अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुको, हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं कि हम उसे संप्रदाय नेता क्यों कहते हैं? मैंने जो कहा उससे ये स्पष्ट है। वह संप्रदाय नेता है, तो मुझे उसे और क्या कहना चाहिए? जियांग होंग ने वांग मिंग को हैरान करते हुए जवाब दिया। मैं ये समझता हूँ, लेकिन क्या आप संप्रदाय के नेता नहीं हैं? वांग मिंग ने पूछा। उसकी आवाज़ अविश्वास से भरी हुई थी, जिससे जियांग होंग सदमे में फंस गया। ठीक है, मैं कार्यवाहक संप्रदाय नेता हूँ, लेकिन वह यांगिन संप्रदाय की सच्ची संप्रदाय नेता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं संप्रदाय नेता हूँ? ये हमारी पहली बैठक है ना? जियांग होंग ने संदेह से अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। मैंने एक शिष्य से संप्रदाय नेता के बारे में पूछा और उन्होंने आपका नाम जियांग होंग बताया। जब मैंने सुना कि वह भी आपको इसी नाम से संबोधित कर रही थी, तो मैंने दो और दो को एक साथ रखा और पता लगाया कि आप संप्रदाय के नेता थे। वांग मिंग ने आत्मविश्वास से झूठ बोला, एक निर्विकार चेहरा बनाए रखा। वह अपनी सोल आइज क्षमता को प्रकट नहीं करना चाहता था, जिससे जियांग होंग को यकीन हो गया। किसी ने आपको संप्रदाय नेता के रूप में क्यों नहीं पहचाना, और इसके बजाय वे आपको बड़े क्यों कह रहे थे?
वांग मिंग ने फैंग चांग पर उत्सुक दृष्टि डालते हुए वास्तविक जिज्ञासा से पूछा। हे, इसका कारण यह है कि अगर हर कोई जानता कि मैं संप्रदाय का नेता हूं, तो मैं संप्रदाय के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम नहीं पाऊंगा और अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाऊंगा। मुझ पर संप्रदाय के सभी कर्तव्यों का बोझ होगा, जो कि मैं हूं संभालने में बहुत आलसी। फैंग चांग ने लापरवाही से, बिना किसी शर्म के उत्तर दिया। उसके शब्दों के कारण सभी की आंखें अविश्वास से डगमगा गईं, जबकि जियांग होंग और लेई पिंग ने हार की सांस ली। अगर मैं संप्रदाय का नेता होता, तो क्या मैं आपके साथ दोहरी खेती में शामिल होने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होता? कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी बेटी फैंग मेई ने आपको पसंद किया है, फैंग चांग ने कहा। उसकी आवाज में एक मोहक स्वर था। आपकी बेटी? क्या मुझे पहले उससे मिलने का सौभाग्य मिला है? वांग मिंग ने साथ खेलते हुए अज्ञानता का नाटक किया। हाँ, वह वही महिला है जो प्रवेश परीक्षा की देखरेख की प्रभारी थी। उसे याद रखें, वह मेरी बेटी है, फैंग चांग ने खुलासा किया। बाय लिंगशी और शी यू को उस आकर्षक महिला को याद करने के लिए प्रेरित किया, जिसे उन्होंने प्रवेश परीक्षा के दौरान देखा था। शिष्य वांग मिंग, आपके पास किस प्रकार की आंख काया है? लेई पिंग ने वांग मिंग को शिष्य के रूप में संबोधित किया क्योंकि वह पहले ही परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था। उसने जिज्ञासापूर्वक पूछा। मेरे पास शुद्ध यांग काया है, वांग मिंग ने लापरवाही से उत्तर दिया। मैंने पहले कभी इस काया के बारे में नहीं सुना है। क्या आपने इसके बारे में सुना है, सर्वोच्च बुजुर्ग? जियांग होंग ने लेई पिंग की ओर रुख किया, जो अपना मुंह खुला किए और सदमे में वहीं खड़ा था। क्या आप गंभीर हैं, शिष्य वांग मिंग? लेई पिंग ने पूछा, उसका स्वर अविश्वास से भरा हुआ था। हाँ, वांग मिंग ने पुष्टि की, जिससे लेई पिंग को उत्तेजना में जल्दी से अपनी सांस रोकनी पड़ी। सर्वोच्च बुजुर्ग, क्या आपको इस शुद्ध यांग काया के बारे में कोई जानकारी है? जियांग होंग ने पूछा, उसकी आवाज में उलझन थी। वास्तव में, मैंने इस काया को एक प्राचीन पुस्तक में देखा है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक दिव्य रैंक काया है जो लाखों साल पहले प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि यह परम दोहरी खेती काया है, जो अपनी क्षमता में अद्वितीय है। सुप्रीम एल्डर उत्साह के साथ बात की, जिससे जियांग होंग सदमे में आ गया और यहाँ तक कि फैंग चांग, जिसने वांग मिंग के साथ दोहरी खेती की थी, अवाक रह गया। हाँ, तुम्हारे पास वास्तव में एक दिव्य रैंक काया है? जियांग होंग ने आश्चर्य से कांपती आवाज में पूछा। वांग मिंग ने सहमति में सिर हिलाया। हेवंस, यह अविश्वसनीय है। शुरू में, मैंने सोचा था कि आपके पास केवल उच्च साधना स्तर और असाधारण युद्ध कौशल हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके पास ऐसी दुर्लभ काया होगी। जियांग होंग का चेहरा उत्साह से चमक उठा क्योंकि उसने वांग मिंग को एक अमूल्य माना था। खजाना, उन शक्तिशाली महिलाओं पर विचार करना जिन्हें उसकी सहायता से विकसित किया जा सकता था। खांसी, आप उसे असहज कर रहे हैं। अभिनय संप्रदाय मास्टर, लेई पिंग ने वांग मिंग के चेहरे पर असहज अभिव्यक्ति को देखते हुए हस्तक्षेप किया। यहाँ, इसे ले लो। यह एक मुख्य शिष्य टोकन है, जो साबित करता है कि अब आप यांग यिन संप्रदाय के एक मुख्य शिष्य हैं। जियांग होंग ने वांग मिंग की ओर टोकन उछालते हुए कहा। हालांकि, वांग मिंग के चेहरे पर निराशा दिखाई दी। क्या मुझे पहले बाहरी न्यायालय के शिष्य के रूप में शुरुआत नहीं करनी चाहिए? वांग मिंग ने उत्सुकता से सवाल किया। दरअसल, परंपरागत रूप से कोई बाहरी दरबार के शिष्य के रूप में शुरुआत करेगा। हालांकि, आपके साधना स्तर और युद्ध कौशल को देखते हुए, जो केवल संप्रदाय मास्टर से आगे या उसके बराबर हैं, शुद्ध यांग काया के आपके कब्जे का उल्लेख नहीं करने पर, मेरा मानना है कि हम आपको सीधे मुख्य शिष्य के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। फैंग चांग, जो अब तक चुप थे, ने वांग मिंग को सूचित किया। मुझे लगता है कि मैं एक आउटर कोर्ट शिष्य के रूप में शुरुआत करना पसंद करूंगा और धीरे धीरे एक मुख्य शिष्य बनने की दिशा में काम करूंगा, वांग मिंग ने घोषणा की, जिससे अन्य लोगों में हड़कंप मच गया। ओह, आप उसे क्यों चुनेंगे? क्या अनावश्यक परेशानी को छोड़ देना बेहतर नहीं होगा? फैंग चांग ने उत्सुकता से पूछा। यहाँ तक कि जियांग होंग और लेई पिंग भी उसके कारणों को सुनने के लिए उत्सुक हो गए। 2 कारण हैं। सबसे पहले, मैं एक संप्रदाय में एक नियमित शिष्य के जीवन का अनुभव करना चाहूंगा। यह मेरा पहली बार किसी संप्रदाय में प्रवेश करना है और मैं जमीन से ऊपर की यात्रा को समझना चाहता हूं, वांग मिंग ने कहा। लेई पिंग और जियांग होंग ने उसे विस्मय और सम्मान से देखा। वे जानते थे कि जिस अवसर को उन्होंने अभी अभी अस्वीकार किया है, उसके लिए कितने लोग कुछ भी करेंगे। दूसरा कारण यह है कि एक मुख्य शिष्य के रूप में मुझे संप्रदाय के बाहर कार्य करने से छूट दी जाएगी। हालांकि, एक बाहरी संप्रदाय शिष्य के रूप में मैं संप्रदाय के कार्यों को पूरा करने के लिए बाहर उद्यम कर सकता हूं। मैं खुद को संप्रदाय के भीतर ही सीमित नहीं रखना चाहता। हर समय संप्रदाय, वांग मिंग ने अपना तर्क व्यक्त करते हुए शांति से घोषणा की। ठीक है, एक और कारण भी है, वांग मिंग ने अपने अंदर के विचारों को व्यक्त न करते हुए मन ही मन सोचा। यदि मैं एक मुख्य शिष्य बन जाता, तो क्या मैं बाहरी और आंतरिक न्यायालयों की महिलाओं के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं कर रहा होता, जिन्हें अभी तक अपने जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव नहीं हुआ है?
इसके अतिरिक्त एक बाहरी शिष्य बनकर मैं जारी रख सकता हूं मेरे साथ जुड़ने वाली प्रत्येक नई महिला के लिए अंक जमा करने के लिए। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है शिष्य वांग मिंग, यदि आप यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा, जियांग होन ने वांग मिंग की ओर एक अलग टोकन उछालते हुए कहा। इस टोकन पर बाहरी दरबार शिष्य शब्द के साथ साथ 9 अंक भी अंकित था। यह आउटर कोर्ट टोकन नियमित टोकन की तुलना में अद्वितीय है। इसमें क्रमांकित पदनाम होता है। ये नंबर टोकन सबसे असाधारण शिष्यों या प्रभावशाली परिवारों से आने वाले लोगों को दिए जाते हैं, क्योंकि वे आउटर कोर्ट के भीतर बेहतरीन आवासों तक पहुंच प्रदान करते हैं। इसी तरह इनर कोर्ट के पास क्रमांकित टोकन भी हैं। जियांग होंग ने वांग मिंग को समझाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह अब उसके पास मौजूद टोकन के महत्व को समझता है। क्या किसी नवागंतुक को इस तरह के विशेषाधिकार देने से मौजूदा शिष्यों में असंतोष नहीं फैलेगा? हो सकता है कि मैंने पहले संप्रदाय जीवन का अनुभव नहीं किया हो, लेकिन मैंने कहानियां सुनी हैं कि जब नए व्यक्तियों को तरजीह दी जाती है तो कितनी परेशानी पैदा हो सकती है। बाई लिंगजी, जो अब तक चुप थी, उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की। आप सही कह रही हैं सिस्टर लिंगजी, मैंने ऐसी ही कहानियां सुनी हैं, शी यू ने सहमति जताते हुए कहा। युवा महिलाओं, आपने एक वैध मुद्दा उठाया है। हालांकि आपको संभावित उपद्रवियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिष्य वांग मिंग पहले से ही बाहरी कोर्ट में किसी से भी अधिक मजबूत हैं, इसलिए उनके लिए उन्हें कोई परेशानी पैदा करना मुश्किल होगा। इसके अलावा, जैसा कि संप्रदाय के नेता, मेरे पास उचित निर्णय लेने का अधिकार है। जियांग होंग ने अपनी स्थिति और वांग मिंग की ताकत पर जोर देते हुए उन्हें आत्मविश्वास से आश्वासन दिया। इस संचार टोकन को अपने साथ ले जाएं। यदि आपको कोई कठिनाई आती है तो आप इसका उपयोग मेरे साथ संवाद करने के लिए कर सकते हैं। लेइपिंग ने वांग मिंग की ओर एक टोकन उछालते हुए कहा, जिसने इसे कुशलता से पकड़ लिया था। अचानक हॉल के भीतर एक चमकता हुआ नीला पोर्टल सामने आया, जिसने तुरंत वांग मिंग का ध्यान खींच लिया। शिष्य वांग मिंग, यदि आप पोर्टल में कदम रखते हैं तो आपको रेजिडेंसी हॉल में ले जाया जाएगा। वहां के बुजुर्गों को अपना टोकन प्रस्तुत करें और वे आपको आपके निर्दिष्ट निवास तक मार्गदर्शन करेंगे, लेइपिंग ने समझाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वांग मिंग ने प्रक्रिया को समझ लिया है। हे, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, वांग मिंग, फैंग चांग ने उमस भरे स्वर में चिढ़ाया। उसके शब्दों में प्रत्याशा का संकेत था। जैसे ही वांग मिंग, बाई लिंगजी और शी यू ने पोर्टल में कदम रखा, वे उनकी नज़रों से ओझल हो गए। लेइपिंग, क्या आपको वास्तव में उसे टोकन देने की ज़रूरत थी? मेरा मतलब है, वह किसी भी विरोध को आसानी से संभाल सकता है। फैंग चांग ने लेइपिंग पर एक अजीब नज़र डालते हुए सवाल किया, जिसने जवाब में बस अपने कंधे उचकाए। गेट से गुजरने के बाद वांग मिंग, बाई लिंगजी और शी यू ने खुद को यांगिन संप्रदाय के बाहरी क्षेत्रों में स्थित एक सभा क्षेत्र में पाया। आप तीनों आने वाले अंतिम शिष्य हैं। मुझे अपने टोकन दिखाएं और अपने नाम बताएं। नए शिष्यों के प्रभारी संप्रदाय के बुजुर्ग ने वांग मिंग को अपना टोकन पेश करने और अपना परिचय देने का इशारा करते हुए अनुरोध किया। आप यहाँ जाएं। मेरा नाम वांग मिंग है। वांग मिंग ने विनम्रतापूर्वक अपना टोकन बुजुर्ग को सौंप दिया और अपने सफल परीक्षा समापन का प्रमाण प्रदान किया। जैसे ही बुजुर्ग की नज़र टोकन पर अंकित नंबर पर पड़ी, उनके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। गहरी रुचि के साथ उन्होंने तुरंत वांग मिंग के खेती स्तर का निरीक्षण करने के लिए अपनी नज़रें घुमाईं। आप वास्तव में फाउंडेशन दायरे के शिखर तक पहुंचने के लिए प्रतिभाशाली हैं। हालांकि आपको अन्य शिष्यों से सावधान रहना चाहिए जो इस तरह के प्रतिष्ठित निवास पर एक नवागंतुक के साथ असंतोष पाल सकते हैं, वरिष्ठ ने सलाह दी। वांग मिंग, शी यू और बाई लिंगशी ने पहले ही अपने वास्तविक साधना स्तर को छिपा लिया था, इसलिए नेता को बाहरी प्रांगण में अन्य शिष्यों के साथ घुलने मिलने की उनकी वास्तविक साधना पर ध्यान नहीं गया। वांग मिंग, बाई लिंगजी और शी यू की जानकारी को एक लॉगबुक में दर्ज करने के बाद संप्रदाय के बुजुर्ग ने बोलने से पहले उन्हें अपना पहचान चिन्ह और एक अन्य वस्तु सौंपी। ये यांगिन संप्रदाय की नियम पुस्तिका है। इसमें वह सब कुछ है जो आप कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं संप्रदाय का एक शिष्य। यदि आप कोई नियम तोड़ते हैं तो आपको दंड के लिए अनुशासन कक्ष में भेजा जाएगा। यदि आप पर्याप्त नियम या एक प्रमुख नियम तोड़ते हैं तो आपके शिष्य का दर्जा त्याग दिया जाएगा और आप अब इसके शिष्य नहीं रहेंगे। संप्रदाय, और सबसे खराब स्थिति में मौत की संभावना के साथ बाहर फेंके जाने से पहले आपकी खेती अपंग हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे पूरी नियम पुस्तिका को पढ़ने और याद रखने का आग्रह करता हूँ। शिष्यों के बीच कोई लड़ाई नहीं। यदि आपको किसी अन्य शिष्य के साथ कोई समस्या है तो संप्रदाय के किसी बुजुर्ग को सूचित करने के बाद मंच पर इसका निपटारा करें। अपराधियों को अनुशासनात्मक गुफा में 3 महीने के एकांत कारावास की सजा दी जाएगी। हत्या, बलात्कार और इसी तरह के अन्य अपमानजनक व्यवहार इस संप्रदाय में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अपराधियों की खेती खत्म कर दी जाएगी और उनके शिष्य का दर्जा त्याग दिया जाएगा। संप्रदाय के प्रति किसी भी स्तर के विश्वासघात के लिए सिर कलम करके सजा दी जाएगी।
ये मुख्य बातें हैं जिन्हें आपको संप्रदाय में रहते समय याद रखने की आवश्यकता है। बड़े ने उन तीनों को सूचित किया और उन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। आपको अपने निर्धारित आवासों पर जाने से पहले संप्रदाय नेता और सर्वोच्च नेता द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भी भाग लेना होगा। वहां कोई आपका मार्गदर्शन करेगा, बुजुर्ग ने आगामी समारोह के महत्व पर जोर देते हुए उन्हें सूचित किया। ठीक है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं, बुजुर्ग ने वांग मिंग को जाने की अनुमति देते हुए कहा। वांग मिंग ने अपनी अद्यतन स्थिति पर एक अंतिम नज़र डाली, जो अब यांगिन संप्रदाय के बाहरी कोर्ट शिष्य के रूप में उनके पेशे को प्रदर्शित करती है। उपयोगकर्ता जानकारी। नाम वांग मिंग। आयु 18। साधना स्वर्ण कोर क्षेत्र का 9वां चरण। दोहरी खेती अंक 0। रक्तरेखा कोई नहीं। जाति मानव। पेशा दुष्ट कृषक। स्टार कीमियागर यांगिन संप्रदाय के बाहरी दरबार के शिष्य। काया आदिम काया का विलय करने वाला शरीर दिव्य ग्रेड। विलयित शरीर शुद्ध यांग शरीर दिव्य पद स्वर्गीय तलवार शरीर दिव्य पद। शारीरिक कौशल यांग आभा परमानंद के हाथ और मुंह यांग इरेक्शन एनटीआर आभा तलवार समझ चरण तलवार का इरादा। तकनीक स्वर्गीय तलवार कला पहला रूप टिमटिमाती मार प्राचीन रैंक आत्मा की आंखें स्वर्ग रैंक स्वर्गीय तलवार कला दूसरा रूप विश्व स्लाइसिंग स्ट्राइक प्राचीन रैंक कीमिया भगवान की गोली निर्माण कला दर्जन गोली निर्माण विधि कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट मल्टी कॉल्ड्रॉन कंट्रोल कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट माइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में वांग मिंग बाय लिंगशी और शी यू नए बाहरी दरबार के शिष्यों की भारी भीड़ के बीच खड़े थे, जो संप्रदाय नेता और सर्वोच्च बुजुर्ग के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरे, क्या आपने अफवाहें सुनी हैं? क्या ये सच है कि संप्रदाय नेता अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित करने जा रहे हैं? एक शिष्य ने उत्साहपूर्वक अपनी आवाज में पूछा। क्या आप सचमुच इतने भुलक्कड़ हैं? क्या रेजिडेंसी हॉल के बुजुर्ग ने आपको सूचित नहीं किया कि संप्रदाय नेता और सर्वोच्च बुजुर्ग दोनों उपस्थित होंगे? वे यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नियमों को समझाने और भाषण देने के लिए आए हैं। एक और नया शिष्य ने आवाज लगाई, उसका स्वर निश्चितता से भर गया। मैंने सुना है कि सर्वोच्च बुजुर्ग और संप्रदाय नेता दोनों गोल्डन कोर दायरे में पहुंच गए हैं। एक तीसरे शिष्य ने साझा किया, उसकी आवाज में प्रशंसा स्पष्ट थी। वे वास्तव में हमारी प्रशंसा के पात्र हैं। मैं एक दिन उनकी शक्ति के स्तर तक पहुंचने के लिए खुद को विकसित करने और मजबूत करने की इच्छा रखता हूं, एक अन्य शिष्य ने व्यक्त किया, उसका स्वर आशा और दृढ़ संकल्प से भरा था। हलचल भरी भीड़ के बीच शिष्यों के बीच ढेर सारी बातचीत गूंज रही थी, जिनमें से प्रत्येक अपनी अपनी साधना यात्रा के लिए उत्साह, प्रत्याशा और आकांक्षाओं से भरा हुआ था। कुछ समय बाद टेलीपोर्टेशन पोर्टल के माध्यम से दो आकृतियां उभरी, जिन्होंने भीड़ का ध्यान खींचा और उनकी उत्साहित बड़बड़ाहट को शांत किया। सम्मानित यांग यिन संप्रदाय में नए शिष्यों का स्वागत है। मैं जियांग होंग संप्रदाय का नेता हूं और मेरे बगल में हमारे सम्मानित सर्वोच्च बुजुर्ग लेई पिंग खड़े हैं। जियांग होंग की आवाज तेज हो गई, जिसने उपस्थित हर शिष्य का ध्यान आकर्षित किया। आपकी उत्सुकता को देखते हुए ये स्पष्ट है कि आप में से कई लोग संप्रदाय की खोज शुरू करने के लिए अधीर हैं। इसलिए मैं इस सभा को लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन मुझे आपको आपकी सभा के पीछे के कारण के बारे में सूचित करना होगा। आमतौर पर संप्रदाय नेता और सर्वोच्च बुजुर्ग इस तरह प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन इस अवसर पर इसकी आवश्यकता है, जियांग होंग ने घोषणा की। उनका स्वर गंभीर और दृढ़ था। जैसा कि आप जानते हैं, यांगिन संप्रदाय अपनी दोहरी खेती प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि शाही परिवार द्वारा घोषित एक प्रतियोगिता के कारण हमने गैर दोहरी खेती करने वालों के लिए संप्रदाय के भीतर एक अलग शाखा स्थापित करने का अभूतपूर्व निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था से हमारे कुछ पुराने शिष्यों में असंतोष फैल गया है और नवप्रवेशित गैरद्वैत कृषक दोहरे कृषकों के प्रति पूर्वाग्रह पाल सकते हैं। मैं आप सभी को एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे संप्रदाय का सार दोहरे कृषकों में निहित है। खेती, जियांग होंग ने जारी रखा, उसके शब्दों में वजन था। मैं इसके द्वारा पुराने शिष्यों को गैर दोहरी खेती करने वालों के साथ कोई परेशानी पैदा करने के प्रति आगाह करता हूं। यदि आप युद्ध में शामिल होना चाहते हैं तो आप लड़ाई की रिंग में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अधिकृत क्षेत्रों के बाहर किसी भी गड़बड़ी या संघर्ष को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अनुशासनात्मक हॉल उन लोगों को सीमित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करेगा जो इस चेतावनी की अवहेलना करते हैं। संप्रदाय नेता ने जोर देकर कहा। उनकी खेती की आभा बाहर निकल रही थी, जिससे विद्रोही विचारों का मनोरंजन करने वाले शिष्यों को कठोर होना पड़ा और अपनी पसंद पर पुनर्विचार करना पड़ा, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उपहास किया उसकी चेतावनी पर। ठीक है, अब आप सभी तितर-बितर हो सकते हैं, सर्वोच्च बुजुर्ग लेइपिंग ने शिष्यों को संबोधित किया जब वे धीरे धीरे तितर-बितर हो रहे थे। मेरा सुझाव है कि आप अपने निर्दिष्ट निवासों पर जाने से पहले मिशन हॉल में जाएं। हमारे मिशन प्रणाली के कामकाज को समझाने के लिए एक बुजुर्ग वहां मौजूद रहेगा।
एक बार जब शिष्य उनकी दृष्टि से ओझल हो गए तो लेइपिंग जियांग होंग की ओर मुड़े, उनके चेहरे पर एक चिंतनशील भाव था। आप जानते हैं, सभी शिष्य आपके आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उन्होंने टिप्पणी की। जियांग होंग ने शांति से जवाब दिया, उसकी आवाज़ में आश्वासन का भाव था। मैं इसके बारे में अच्छी तरह से जानता हूं, उन्होंने स्वीकार किया। जैसे ही उसने आगे की जांच की, लेइपिंग की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को कैद करने की योजना बना रहे हैं जो संघर्ष पैदा करने का साहस करता है? रापी डी अल्फा एस न्यू कॉम। जैसे ही उसने अपना रुख स्पष्ट किया, जियांग होंग के होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। बिल्कुल नहीं, मैंने अनुशासन हॉल के वरिष्ठ प्रभारी को उन लोगों के लिए कारावास आरक्षित करने का निर्देश दिया है जो अपने साथी शिष्यों की जान लेने का प्रयास करते हैं। छोटे अपराधों के लिए हम अनुशासनात्मक उपाय के रूप में अंक कटौती का विकल्प चुनेंगे। मिशन हॉल में ये वह स्थान होना चाहिए जहां मिशन हॉल स्थित है, शियू ने वांग मिंग और बाइलिंग जी की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे ही एल्डर यन ने शिष्यों को संबोधित करना शुरू किया। आपका स्वागत है, शिष्यों। मैं एल्डर यन हूं, और हमारे संप्रदाय की मिशन प्रणाली की जटिलताओं के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करना मेरी भूमिका है। एल्डर यन ने उनका अभिवादन किया। आप मिशन हॉल में सभी प्रकार के मिशन पा सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। मिशन हॉल के अंदर प्रत्येक मिशन बाहरी दुनिया के लोगों से अनुरोध है, इसलिए आप संप्रदाय से केवल योगदान अंक से अधिक प्राप्त करेंगे, जो मूल रूप से एक छोटा सा बोनस है संप्रदाय से, संप्रदाय के बुजुर्ग ने समझाया। मुझे आपको ये भी बताना चाहिए कि बाहरी न्यायालय के शिष्यों के रूप में आप हर 3 महीने में कम से कम एक मिशन पूरा करने के लिए बाध्य हैं, इसलिए त्रैमासिक ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप सजा होगी जो आमतौर पर जुर्माने के रूप में होती है, इसलिए आप योगदान अंक का भुगतान करना होगा। अपनी अपनी कठिनाइयों के साथ विभिन्न प्रकार के मिशन होते हैं, इसलिए आप आसान मिशन चुन सकते हैं जिनमें किसी रेस्तरां के लिए बर्तन साफ करने जैसे कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, या अधिक कठिन मिशन जिनके लिए आपको उनकी सामग्री के लिए विशिष्ट जादुई जानवरों का शिकार करने की आवश्यकता होती है। बेशक, मिशन जितना कठिन होगा अंत में उतना ही अधिक लाभदायक होगा। हालांकि जितना आप काट सकते हैं उससे अधिक न चबाएं, क्योंकि ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनके परिणामस्वरूप शिष्यों की मृत्यु हो गई क्योंकि शिष्यों ने अहंकारपूर्वक या अज्ञानतापूर्वक किसी ऐसी चीज को चुनौती देने की कोशिश की जिनके पास चुनौती देने की कोई योग्यता नहीं है। कुछ समय बाद संप्रदाय के बुजुर्ग ने जारी रखा, ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने योगदान बिंदुओं के बारे में पर्याप्त जानकारी दे दी है। अब आइए इस बारे में बात करें कि बाहरी न्यायालय के शिष्यों के रूप में आपका संप्रदाय क्या है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको संप्रदाय की अनुमति के बिना संप्रदाय छोड़ने की अनुमति नहीं है जब तक कि आप किसी मिशन पर न हो, और केवल इनर कोर्ट के शिष्यों और उससे ऊपर के शिष्यों को अपनी इच्छानुसार संप्रदाय छोड़ने की अनुमति है। यदि आपको कहीं जाने की आवश्यकता है, आपको रिसेप्शन हॉल में जाना होगा और संप्रदाय छोड़ने का अपना कारण बताना होगा। यदि संप्रदाय इसे उचित समझेगा तो वे आपको जाने की अनुमति देंगे। यदि आप किसी मिशन पर बाहर हैं तो आपको बहुत अधिक घूमने की अनुमति नहीं है। यदि आप संप्रदाय को बिना किसी जवाबदेही के और अनुचित रूप से लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो संप्रदाय आपको भगोड़ा या मृत मान लेगा और निरस्त कर देगा आपके शिष्य का दर्जा। ये ज़्यादातर बाहरी दरबार के शिष्यों को बाहरी दुनिया में नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए है। आप लोग अब नश्वर नहीं हैं, बल्कि कृषक हैं, एक विशिष्ट संप्रदाय के शिष्य। इसलिए आपको खुद को नश्वर दुनिया से अलग करना सीखना चाहिए। एन अल्फा एंड अल्फा एस एथनिक थीटा एम। यदि आप बाहर रहते हुए अन्य कृषकों के साथ परेशानी का सामना करते हैं तो इसे शांतिपूर्वक हल करने का प्रयास करें, खासकर यदि विपरीत पक्ष किसी अन्य विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित है। जबकि अन्य संप्रदायों के शिष्यों के लिए एक दूसरे और हमारे संप्रदाय से लड़ना बहुत आम है, दूसरों के खिलाफ लड़ने से मना नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लोग और स्थान हैं जिन्हें आप अपमानित नहीं कर सकते। बस इसे ध्यान में रखें क्योंकि यांगिन संप्रदाय इस विशाल खेती की दुनिया में अजेय नहीं है। ठीक है, यदि आपने जानकारी समझ ली है तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, एल्डर यन ने अपने स्पष्टीकरण के अंत का संकेत देते हुए घोषणा की। वांग मिंग, शियू और बाइलिंगशी आगे की खोज के लिए तैयार होकर जाने के लिए मुड़े, तभी एक परिचित आवाज ने अचानक उन्हें रोक दिया। वांग मिंग, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।